Alright, so hello everyone, assalamu alaikum. So we are back with our third workshop, which is low-level programming and TensorFlow of deep learning masterclass. So today is going to be a bit more tough workshop and a bit interesting one as well because today we are going to deal with some more operations with tensors as we have dealt with our fundamental programming or you can say NumPy as well. तो आज TensorFlow के अंदर भी हमारे साथ कुछ वही सिनेरियोज होंगे जो हम NumPy और फंडामेंटल प्रोग्रामिंग करते हैं, बट इट्स bit more difference. You will see that how in the low level programming of TensorFlow the operations have been performed at the back और किस तरीके से इस पे काम हो रहा था. बाद में जब हमारे पास परसों इंशाल्लाह जब हम sequential API की तरफ जाएंगे, so you will see that how good is that to work on those API. कितना मजा आएगा उस पे काम करने के अंदर because it will be a lot easy for us to work on it क्योंकि हम लोग पहले ही पीछे से बहुत हार्ड काम करते आ रहे हैं. So all right guys, let me up the screen and here we go. all right. सबको मैंने एक साथ ही रन कर दिया, रन सबको मैंने कर दिया है, but if we need to run it again so we can it. तो okay. So first of all, what we have discussed yesterday it was constants. हमने कल TensorFlow के अंदर constant discuss किए थे. We made tensors. आज भी हम tensors ही build करेंगे, but they will not be you can say constants. They will be variables. अच्छा एक चीज जो बताना चाहूँगा that tf.constant आप डाल रहे हो या tf.variable आप डाल रहे हो, they both are a kind of API. Before starting the workshop, I have already shared the URL of GitHub on Discord and on my on all WhatsApp channels as well. Let me see. I cannot see here it. Okay. Your profile and yeah. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है. यहाँ पे 3 इस तरह करते करते जितने भी बनेंगे 30-40 सारे यहीं आएंगे. So for the future you can follow it. So let's get started with our workshop here. And just close all the tabs. तो भाई कल हम ना कांस्टेंट से स्टडी कर रहे थे. कल कांस्टेंट हमें पता था कि भाई टेंसर्स बिल्ड हो रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट क्या था कि उसके अंदर कांस्टेंट न्यूमेरिक्स होते थे. नाउ इट कैन बी सम काइंड ऑफ वेक्टर्स विद एक्सेस, मतलब कांस्टेंट के साथ हमारे पास कोई ना कोई खास तौर पे कोई एक्सेस मौजूद हो सकता है. if you are making different kind of can say in different dimensional tensors, but what are variables and how they are different from the tensor, ये कल का ही पार्ट है जो आज हम शुरू करेंगे before writing a low level program here. So a TensorFlow variable is the recommended way to represent shared persistent state your program manipulates. This guide covers how to create, update, and manage instances of tf.variable in TensorFlow. You can set variable or variable as whatever you want. ठीक है, तो जरा देखते हैं कि इस API के थ्रू हम क्या करने वाले हैं. फर्स्ट रन दिस वन. ठीक है, ये एक मैंने यहाँ पे डाला हुआ है uncomment to see where your variables get placed. तो अगर आप इसको uncomment करेंगे, ठीक है, अब जब जब आप वेरिएबल सेव करोगे ना तो आपको पता भी चलेगा कि आपके वेरिएबल सेव कहाँ है, लेकिन अभी मेरा मोड नहीं है ये काम करने का. ओके, सो टू डू 3a, अभी टू डू 3a क्या है इसको सब कुछ हो रहा है. ये मैंने अपनी मार्किंग कर रखी है यहाँ पे. हमने एक टेंसर ले लिया है कांस्टेंट का जो कि 5 है नॉर्मल, और एक टेंसर हमने ले लिया वेरिएबल का, उसमें भी हमने ऐसे ही नंबर डाले हैं, बट दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, दिस इज अ वेरिएबल. अभी देखते जाते हैं कि इस वेरिएबल से क्या डिफरेंस क्रिएट होता है. ठीक हो गया. नाउ वेरिएबल्स कैन बी ऑल काइंड्स ऑफ टाइप्स जस्ट लाइक टेंसर्स. अब वेरिएबल के अंदर हमारे पास बूल वैल्यूज भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू, 5 + 4j, 6 + 1j. व्हाट इज दिस? दीज आर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज. आप लोगों ने हमें अक्सर हो सकता है आयोटा पढ़ो इन और हाई स्कूल मैथमेटिक्स. तो आयोटा हमने पढ़ा हुआ है. फिर उसके बाद हमने अगर वेक्टर्स पढ़े हुए हैं के जे आई या और बहुत सारे जो भी आप जिससे भी रिप्रेजेंट करो, या एक्स वाई जी भी एक तरह के वेक्टर्स ही होते हैं, बट एक्स वाई जी आर मेनली यूज फॉर द एक्सिस द डायमेंशंस, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई के जे जो भी है उससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सो दैट्स दैट काइंड ऑफ थिंग जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो. हमने ऐसे 5 + 4j और 6 + 1j यहाँ पर डाल दिया. सो दिस इज बाय द वे
अ वेक्टर है। वैसे अगर आप कभी कहीं पे भी यहाँ पर डालो 1j, तो ये एरर दे देगा, बोलेगा भाई ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट दिस कैन एक्सेप्ट दिस लाइक दिस 5+4j या 6+1j, इसको ऐसा एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, a variable looks like and acts like a tensor and in fact it's a data structure backed by a tf.tensor। अब कल भी जो हमने पढ़ा ना tf.constant, इट्स अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एज वेल। लेकिन tf वेरिएबल इज अ प्योर डेटा स्ट्रक्चर। हमने पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, लिस्ट वगैरह, डिक्शनरीज, टपल्स, सेट्स। तो ये भी टेंसर की बैक पे एक डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे हमें इतना आसान दिख रहा है, लेकिन एट द बैक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन द प्रोग्रामिंग। यू कैन सी ऑन द गिटहब, जो उनकी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। So like tensors, they have a d type and a shape and can be exported to numpy। तो वेरिएबल भी कोई कांस्टेंट से इसमें ये मतलब नहीं है कि वेरिएबल है तो ये न्यूमेरिकली या किसी भी फॉर्म के अंदर numpy के फॉर्मेट में कहीं पे भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, या इनकी कोई डेटा टाइप नहीं होगी। अगर हम इसके अंदर से भी डेटा टाइप निकालते हैं या वेरिएबल से डेटा टाइप कोई मालूम करना चाहेंगे तो बता देगा कि भाई हाँ इसके अंदर भूल है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर कॉम्प्लेक्स ऐसी डेटा टाइप है जो भी आती होगी, या फिर फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक के अंदर न्यूमेरिक डेटा टाइप आती है, या स्ट्रिंग में स्ट्रिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप आती है, उसी स्ट्रिंग भी बन जाएगा, नॉट अ बिग डील। तो ये सारे के सारे काम कर रहा होता है। बट स्टिल वी हैव अ क्वेश्चन कि व्हाई वेरिएबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ टेंसर्स। वी स्टिल हैव अ रॉन्ग पाथ, लेट्स एक्सप्लोर इट बाय योरसेल्फ। तो चलते हैं आगे। हमने भाई एक बनाया है माई टेंसर, जिसमें हम टीएफ कांस्टेंट फाइव डाल दिया, उसको थोड़ा सा 1D वेक्टर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और रन 12 कर लेते हैं। और माई वेरिएबल के अंदर हमने जो वेरिएबल बनाया है वो 2x2 शेप का है, ठीक है। 4 6 5 6 मैंने रैंडम नंबर डाल दिए हैं। नाउ हेयर प्रिंट शेप माई वेरिएबल डॉट शेप, नाउ प्रिंट डी टाइप माई वेरिएबल डॉट डी टाइप एज numpy माई वेरिएबल डॉट numpy। कितने सिंपल ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं कि आप माई वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल का नेम है, आप जो सपोज किया हुआ है, उसका अगर डॉट शेप कर देंगे तो शेप आ जाएगी उसकी। उसके अगर डी टाइप कर देंगे तो डेटा टाइप आ जाएगी उसकी, और numpy कर देंगे तो numpy में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो शेप भी आ गई है, डेटा टाइप भी दे दिया उसने, और ये भी दे दिया है डी टाइप इन 32। अगर हम यहाँ चेक करें, फॉर एग्जांपल डेटा टाइप चेक करें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, जो कि मुझे देखनी है क्या आती है, तो लेट्स सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेटा टाइप क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स 128। मीन्स 128 इसका ये डाटा है, इसकी वो है, क्या बोलते हैं इसको, स्टोरेज है पर वैल्यू। तो ये ना 32 है ना 64 है। सो यू कैन सी हाउ लॉन्ग दिस फिगर गॉट। लेकिन इसकी अपनी एक डेटा टाइप है एक ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स 128 कह लें। दैट्स ऑल अप टू यू। If you guys are having any kind of questions, you can ask me right away. Today, amazingly, I didn't get any question before the class. Otherwise, जब भी मैं आता हूँ तो 5 साल पहले से आए हुए होते हैं कोई ना कोई। All right. So most tensors of operation work on variable as expected, although variables cannot be reshaped। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट में तो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसमें भी है, लेकिन बट दे आर वर्किंग एज अ वेरिएबल हियर। तो कांस्टेंट क्या है, अच्छा ये जो आज की वर्कशॉप की बात है, आपके दिमाग में एक जंगल सा पैदा हो जाएगा कांस्टेंट्स और वेरिएबल के दरमियान। एक एक मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो जाएंगी। उसकी रीजन ये होगी कि अगर ये एक आध दो वर्कशॉप और लगेगी इन सबको सही से अंडरस्टैंड करने के अंदर, दैट हाउ वेरिएबल्स आर कांस्टेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अगर ऐसा हो आपके साथ, सो नथिंग टू वरी अबाउट। Most tensor operation work on variable as expected, although variables cannot be reshaped। यहाँ let's see here, print a variable। यहाँ पर वेरिएबल देख लिया कि भी हमारा ये वेरिएबल है, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। ओके, यस। उसके बाद हमने बोला tf कन्वर्ट टू टेंसर माई वेरिएबल। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस वेरिएबल को कह रहे हैं कि टेंसर में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे हमने क्यों लिखा हुआ ये, क्योंकि जब हमने पहले वेरिएबल प्रिंट करा तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एरे है। क्यों एरे है भाई, नंपाई एरे क्यों है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे बनाया है, ये जो भी फिगर बनी है, ये एज अ नंपाई एरे में ही जाएगी। पहले टेंसरफ्लो 1.0 के अंदर ऐसा नहीं था, उसको ये एज अ पाइथन लिस्ट में लेता था। लेकिन जैसे कि टेंसरफ्लो कांस्टेंट में हमने कल देखा था कि अंदर उसके नंपाई एरे बनी हुई है,
तो यहाँ पे जब हम इस तरह की वैल्यूज डालेंगे तो वो अंदर भी numpy array ही फॉर्म करेगा। अब tf डॉट कन्वर्ट टू टेंसर माई वेरिएबल, ये क्या करेगा, उस टेंसर को इन अ फॉर्म ऑफ टेंसर दिखाने की कोशिश करेगा। इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस ये एक फंक्शन है जो कि अक्सर जगहों पे यूज हुआ होता है कि tf डॉट कन्वर्ट टू टेंसर। तो ये इससे कोई परमानेंटली कन्वर्ट नहीं होता, इसका जस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा आ रहा है अ वेरिएबल tf डॉट वेरिएबल वेरिएबल जीरो शेप टू बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है जो अंदर बना हुआ है। टेंसर इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो व्यू एज अ टेंसर हमने तो खुद प्रिंट कर दिया, लेकिन ये जो tf डॉट टेंसर बना आ रहा है ना यहाँ पे, ये एक्चुअल टेंसर अब तमीज से व्यू होकर आ रहा है कि भाई ये हमारे पास एक टेंसर है। कभी कभी ऐसा होता है कि numpy array बहुत बड़ा होता है तो उसकी फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है बीइंग एज अ numpy। तो क्या होता है कि हम उसको जब व्यू एज अ टेंसर करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल प्रॉपर सिक्वेंशियली आ जाती है आराम से। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग मल्टीपल डायमेंशंस लाइक 4 एंड 5D, तो हमारे पास टैग्स बिल्कुल प्रॉपर बने हुए आ जाता है, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक हो गया। नाउ इंडेक्स ऑफ अ हाईएस्ट वैल्यू जैसे हमने कल किया था, हमें इंडेक्स निकालना है। कैसे निकाला हमने, tf डॉट argmax माई वेरिएबल डाल दिया, अपने आप हमारे पास इंडेक्स आ गया। हमारे पास इंडेक्स कहाँ है हाईएस्ट, इसने बोला 1 के 0 पे। सो लेट्स सी कहाँ है हमारी वैल्यू। ठीक है, 1 पे गया ये और 0 पे। अच्छा मजे की बात, तो आप ये देखो कि 6 दोनों जगह पे है। ठीक है, तो उसने किसी एक को दिया है, दो रिटर्न नहीं कर सकता, इसने यहाँ से दे दिया। या इसका मतलब ये है कि इस पहले इसने यहाँ पर देखा है, बाद में यहाँ पे देखा है इसने। ठीक है, ओके, कम बैक हियर। कहाँ गए हम लोग। दिस क्रिएट्स अ न्यू टेंसर, इट डज नॉट रिशेप द वेरिएबल। अब ये क्या हो रहा है जरा गौर से देखना, कॉपिंग एंड रीशेपिंग। tf डॉट रिशेप माई वेरिएबल कॉमा, यही है। अब ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ये दिस क्रिएट्स अ न्यू टेंसर। कल जब हमने काम किया था ना, जो ये था, जरा मैं कमेंट डाल के बता देता हूँ हमने कल क्या काम किया था। कल हमने काम किया था ये tf डॉट रीशेप, और हमने अंडर फॉर एग्जांपल डाल दिया था माय कांस्टेंट। अभी हम अपना माय कांस्टेंट और यहाँ पे हमने कोई शेप डाल दी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे शेप डाल दी लाइक एक्स कॉमा वाई। ठीक हो क्या, हमने यहाँ पे एक शेप डाल दी। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रिंट करते थे इसको माय कांस्टेंट को, वहाँ पे अंदर इसके माय कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज हो चुकी होती थी। मतलब टेंसर फ्लो या tf डॉट कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज हो चुकी थी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे tf डॉट कांस्टेंट कर लो और यहाँ पे tf डॉट कांस्टेंट यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ना तो उसकी पहली बात वही डिफरेंट है, कोडिंग का स्टाइल ही डिफरेंट है। यहाँ से रीशेप का ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ पे मैं वेरिएबल डाला कॉमा डाल के। अब ये डायरेक्ट लिस्ट में नहीं गया जैसे हमने कल डाला था, डायरेक्ट लिस्ट में नहीं गया, ये इन अ लिस्ट गया, लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ सेट कह रहे हैं, टपल कह रहे हैं, इन अ फॉर्म ऑफ टपल ही गया है। हमें इसको ब्रैकेट में डालना जरूरी है, चाहे हमारे पास डायमेंशन 1,4 हो। हम अगर डायमेंशन बढ़ा दें जी के 1 भी सॉरी 1,4,5 हो, एरर ना आ जाए एक्सेप्शन, क्योंकि डाटा स्कैप का है नहीं। तो 1,4 हो जो भी हो, हमने ये रिशेप कर दिया, लेकिन हमको ये एक ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्म करना है। ये डिफरेंस है इनकी कोडिंग के अंदर। tf डॉट कॉन्स्टेंट में ऐसा नहीं था, लेकिन tf डॉट वेरिएबल में ऐसा है। ओके, अभी कह रहे हैं कि 2.3.1 के अंदर 2.3.1 के अंदर ये शायद आपको ये ब्रैकेट भी यूज ना करने पड़े, मे बी। सो लेट्स सी कि अगर किसी पर 2.3.1 इंस्टॉल है, सो लेट मी नो कि ये रिमूव हो गया है या जरूरत पड़ रही है इसकी या नहीं पड़ रही। कोलैब में पड़ती है, कोलैब पर 2.3.0 है। ओके, सो जस्ट वी रीशेप्ड इट। अगर हम इसके बाद हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया, यहाँ पे रीशेप हो गया। अब इसके बाद अगर हम दोबारा से माय वेरिएबल को प्रिंट करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि रीशेप करा हमने तो 4,6,5,6 आ गया, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यूज चेंज नहीं हुई हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यूज अभी भी वैसे ही इसी शेप के अंदर है, 2x2 के अंदर, 4,6,5,6 के अंदर। ठीक हो गया, अभी भी उसी वैल्यूज के अंदर है। ऑलराइट, तो ये इसको ये कंसेप्ट होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का।
जो कि आप लोगों को बहुत सारों को पता होगा. सो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू कि टीएफ डॉट वेरिएबल इस तरह से रिशेप होता है, इस तरह से नहीं होता. Alright, as noted above, variables are backed by tensors. You can reassign the tensor using tf dot variable dot assign. Calling assign does not usually allocate a new tensor. Instead, the existing tensor's memory is reused. अब वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर आप ये वाला मेथड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास tf dot variable dot assign, ठीक है. हमने देखा कि वेरिएबल्स आर itself backed by tensors as well. लेकिन अगर हम असाइन लगाते हैं साथ इसके मतलब हम इसमें कोई वेरिएबल या कोई वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं, सो इट डज नॉट मीन कि वो एक नया टेंसर डेवलप कर रहा है उसके अंदर और क्या कहते हैं वैल्यूज उसके अंदर डाल रहा है. नो, इट्स रीयूटिलाइजिंग द सेम मेमोरी द ओल्ड टेंसर हैज. जो भी लेफ्ट मेमोरी होगी उसके अंदर बची हुई, वो उसी की ही मेमोरी को रीयूटिलाइज कर रहा है. एंड वन मेजर थिंग, ये इतनी पढ़ने की चीज़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बट देयर इज अ मेजर थिंग वी सी एट मेनी प्लेसेस के फॉर एग्जाम्पल आपका लिस्ट है, एरे है आपका, नॉट लिस्ट, आपका एरे है लाइक 6 उसका, और आपके सब 3 मेमोरी यूटिलाइज हुई है. तो जब स्टैकिंग एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अब जिप, हम फाइल का जिप बनाते हैं. चलो इतनी अच्छी एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गई. हम फाइल की जिप कैसे बनाते हैं, अब साइज कैसे कंप्रेस होता है, कभी सोचा है? द मोस्ट फंडामेंटल टेक्निक्स आर, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स ऑफ कंप्रेसिंग द फाइल, but the most fundamental technique for compressing any kind of file is only one and only. वो क्या है? हमारे पास डाटा जब होता है ना ब्लॉक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक यहाँ है, जब एक्सट्रैक्टेड हुआ होता है तो एक ब्लॉक यहाँ पड़ा, एक ब्लॉक यहाँ पड़ा, एक ब्लॉक यहाँ पड़ा है, तो वो बिखरा हुआ होता है ताकि उसको वर्किंग करने के लिए एक सिस्टम रिजर्व मेमोरी मिले. जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, होता है वो 2 GB का, लेकिन बोलता है कि भाई 20 GB उसके बाद फ्री स्पेस हो हार्ड ड्राइव पे तभी अच्छा काम करेगा. इट रिक्वायर्स सम स्पेस फॉर डायनेमिक मेमोरी कैश एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स डिपेंडेंट टू इट. उसको खाली चाहिए होती है और इंस्टॉल होने के बाद वो जगह घेर भी लेता है. ज़रूरी नहीं है कि वो उस जगह के अंदर वो वैल्यूज फिल भी हुई हों, बट वो जगह घेर लेता है. फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रोग्राम रन करते हो ना, तो आपकी जो रैम होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी रैम कितनी भरी हुई है, 0.86. कंप्यूटर विजन के वक्त मैं आपको दिखाऊंगा या एनएलपी के वक्त दिखाऊंगा, जब मॉडल ट्रेन हो रहा होगा ये रैम 12 GB तक भर जाएगी. जब सब कुछ रन होके खत्म हो जाएगा ना, तो वही रैम 12 GB से कम आके वापसी 1-2 GB में वापसी आ जाती है. क्यों? क्योंकि सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया, अब तो उसको कुछ एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, रिजल्ट उसको मिल चुके हैं, जितना भी रो डेटा था सब सारा का सारा खत्म हो गया. अब कंसेप्ट आया कि जिप फाइल कैसे बनती है. तो जिप कैसे बनती है कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक यहाँ है, एक ब्लॉक यहाँ है, वो क्या करेगा, उसको इन स्टैक जो है स्टैक कर देगा, इन फॉर्म ऑफ स्टैक एक ब्लॉक बना देगा. फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज आईडीएम, हमारे पास इतना अच्छा डाउनलोड मैनेजर होता है, हम बोलते हैं कि व्हाई इज डाउनलोडिंग एट सो फास्ट स्पीड विदाउट मेकिंग एनी फाइल इन जिप फॉर्मेट. एक तो जिप बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है, या फिर आईडीएम से आप कुछ भी डाउनलोड करो बहुत जल्दी डाउनलोड होता है. सो यू मे हैव सीन दैट कि वो जो भी चीज़ डाउनलोड करता है वो ब्रेक्स में डाउनलोड करता है. वो दिखाता भी है कि टॉरेंट जैसे हो गया या आईडीएम हो गया, इट डाउनलोड्स इन अ फॉर्म ऑफ ब्रेक पॉइंट. 10 पीसेस कर दिए उसने किसी आइटम के, अब 10 पीसेस पैरेलली डाउनलोड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड यूटिलाइज कर सकते हो. अब जिप के अंदर भी यही होता है, जहां एक आइटम 3 GB स्पेस कंज्यूम कर रही थी, आपने जब उसको स्टैक किया, हो सकता है वो 500 MB के अंदर भी कंज्यूमेबल हो जाए और आपको ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड ना हो. ऑलराइट, सो लेट मी गो फर्दर. Alright, so this is a is equal to t of variable here and 2, 3 हमारे पास भी values आगे चले. Now this will keep the same data type float 32. We already know that कि हमारे पास से कोई data type change नहीं होगी. जब भी हम पॉइंट डालते हैं तो वैल्यूज यही आएंगी. इसकी float 32, इसमें कोई फर्क नहीं आ जाएगा कि भाई कांस्टेंट वेरिएबल से कोई फर्क आ रहा हो. नो, इट विल बी केप्ट सेम. हमने उसके आगे डाल दिया. अब हमें पता है कि हमारे पास टी एफ वेरिएबल में ये दो वैल्यूज हैं इसके अंदर. What will happen when we gonna assign 1 to this? Let's just see that क्या होगा. हमने इसको असाइन किया और फिर बोला not allowed as it resizes the variable. हमने बोला try a dot assign 1 2 3 except exception as, अगर कोई exception हो तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए. चलिए इसको पहले करते हैं हम सबको कमेंट, इन सबको हम करते हैं कमेंट.
ठीक है, इसको अभी हम ना कमेंट नहीं मतलब डॉक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, एंड वी जस्ट वांट टू सी कि क्या बनता है इसका। तो हमने यहाँ देखा अच्छा इसको छोड़ दें कि क्या प्रिंट कर रहा है, ये जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, इसको सब छोड़ दें, ये आपका कुछ नहीं, ये यही प्रिंट हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। अच्छा वो ये तो प्रिंट ही नहीं हो रहा इस चक्कर में, एक मिनट, अब वो भी प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास पहले 2 और 3 की वैल्यूज थी, लेकिन हमने असाइन कर दी, अब उसके पास जगह ही उतनी थी। ठीक है, अब हमने तो कोई इसको बड़ी जगह दी ही नहीं थी कि आपके पास कोई स्पेयर पे खाली जगह हो। तो उसने उसी की 2 वैल्यूज को चेंज करके 1 और 2 यहाँ डाल दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई टी एफ डॉट वेरिएबल ए इज इक्वल टू बी, कि बी की वैल्यू ए के अंदर आ जाए, तो इसमें असाइन इस तरह होती है वैल्यूज टेंसर के अंदर, वही काम हो रहा है इन लेमन फॉर्म अगर हम बात करें तो। अब व्हाट विल हैपन कि अगर हम अपनी लिमिट ज्यादा उसमें डालना शुरू कर दें, मतलब हमारे पास जगह ही एक एरे जैसा बात करता है, बिकॉज टेंसर इज ऑल लाइक एन एरेज। तो यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक एरे होता है पाइथन में नमपाई की फॉर्म के अंदर, तो तभी नमपाई यूज ड्रेस करते हैं हम यहाँ पे। तो अगर हमारे पास 3 इंडेक्स बेस्ड एरे है हमारे पास, वी कैन नॉट असाइन एनी 4 इंडेक्स बेस्ड एरे जिसकी लेंथ 4 हो। यहाँ पे वही होगा, तभी एक्सेप्शन यहाँ प्रिंट हो रही है। यू कैन सी इट हेयर, यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंट भी होगी। हमने असाइन करा कि भाई अगर ऐसा ऐसा पॉसिबल हो ऐसा कर दो, उसने कहा नहीं भाई बहुत आर इनकम्पेटेबल। अगर हम इसको विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग के डालने की कोशिश करते तो हमारे पास यही एक्सेप्शन यहाँ लिखी आ जाती वैल्यू एरर के अंदर, शेप्स 2 और 3 आर इनकम्पेटेबल। तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है प्रोडक्शन लेवल पे, ताकि अगर कभी एरर आ रहा हो तो ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी प्रोडक्ट जो है स्प्लिट आउट हो जाए, आपका एक एरर की वजह से पूरी प्रोडक्ट खराब हो जाए। तो यहाँ पे डेबी में डाल दी, ठीक हो गया, हमने यहाँ पे एक्सेप्शन पढ़ ली। ऑलराइट, so if you use a variable like tensor in operations, you will usually operate on the backing tensor. Create new variables from existing variable, duplicate the backing tensor. Two variable will not share the same memory. Wow. अब आपको अगर याद हो कि दो तरह के हमारे पास एक होते हैं, यू कैन से एक प्रिमिटिव होते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। लेकिन अगर स्पेशली मैं एक को रिप्रेजेंट करूं, एक स्ट्रिंग को अगर रिप्रेजेंट करूं, तो स्ट्रिंग हमें पता है कि दैट स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप बाय रेफरेंस, इट इज नॉट अ डेटा टाइप बाय अ वैल्यू। सबको याद है ये बात, ठीक हो गया। अब क्या कहना का मकसद है मेरा, या फिर ऑब्जेक्ट कह ले, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका भी यही कारण होता है। क्या मकसद हो गया मेरा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेंशनिंग ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड एंड बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, तो दोनों हेलो वर्ल्ड किसी एक ही पूल में लाया करेंगे, बस उनका रेफरेंस दे दिया जाएगा। इसकी जरा मैं एक विजुअलाइज एग्जांपल दे दूं, अगर फॉर एग्जांपल आप भूल गए हो, बाय द वे दैट्स अ कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Okay. Data type by reference. Okay. कोई आसान सी एग्जांपल मुझे मिले ना तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ आप लोगों से, that how you can know about it. What string okay, string कर दो तो और एक पूल बना हुआ आ जाएगा आपके पास, आपको उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, सो हमारे पास वो बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास x है और एक x और है। मेरी सारी चीज़ें खोलें एक मिनट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हीप है, यहाँ पे एक पूल है स्ट्रिंग का, जिसमें एक आपने ए बी स्ट्रिंग बना रखा है, जिसमें हमारे पास ए और बी है। आपने पहले x को असाइन किया ए बी के, ठीक है। अगर आप कोई और वेरिएबल भी लेते हैं ना, तो वो किससे असाइन होता है डायरेक्ट, और आप उसको भी अगर ए बी असाइन करते तो वो एक अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई ना कर रहा होता, वो इसी की मेमोरी को ही ऑक्यूपाई नहीं, सॉरी, अगर आप अलग से कोई वेरिएबल लेते उसमें कोई वैल्यू असाइन करते तो वो अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता। लेकिन स्ट्रिंग क्योंकि बाय रेफरेंस काम कर रहे होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये अगर आपका सेम रेफरेंस पास हो रहा हो, आपने सेम वैल्यू दी हो या सेम स्ट्रिंग दिया हो, तो मतलब आपका रेफरेंस सेम है, सेम ही चीज़ है, तो क्या करेगा, आपकी मेमोरी उतनी ही यूज हो रही होगी, वहाँ पे भी ए बी होगा और ये भी इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे
if I am able to show you string by variable to strings by variable reference, तो यहाँ पे शायद मुझे इसकी एग्जांपल मिल जाए। ये देखें कितनी अच्छी एग्जांपल मिल गई। देखो यहाँ पे भी S1 S2 में असाइन हो रहा है, अगर आपने देखा S1 S2 में असाइन हो रहा है। अब S1 के अंदर हमने ABC स्ट्रिंग दे दिया, फॉर एग्जांपल ये जावा का वो है प्रोग्राम लग रहा है मुझे, तो ABC आपने स्ट्रिंग दे दिया S1 के अंदर। लेकिन जब हमने S2 S1 किया तो उसने कोई अलग से नहीं बना लिया कुछ, वो इसी ही रेफरेंस को शेयर कर रहा है, मतलब अलग से कोई डब्बा बना के अलग से मेमोरी ऑक्युपाई नहीं कर रही वो डाटा टाइप। लेकिन अगर आपने S1 DEF कर दिया तो यहाँ पे उसका फिर S2 इसी को फॉलो करता रहेगा और S1 फिर इसको फॉलो कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि S2 जो है S1 को ही फॉलो करता है, क्योंकि हमने ऊपर S2 S1 लिखा है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी, क्योंकि यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ब्लंड मार देता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर बाद में हम S1 की वैल्यू चेंज कर दो तो S2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। S2 के पास वही ABC रहेगा अगर हम S1 की चेंज कर भी देते हैं तो इट वाज लाइक दैट। लेकिन टेंसर्स के वेरिएबल्स में ऐसा नहीं होता, चाहे फिर आप स्ट्रिंग पे काम करो या नंबर्स पे काम करो, आप जब भी काम करोगे सो इट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेरिएबल, वो एक डुप्लीकेट वेरिएबल तैयार कर देता है। सो इसका मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट कि दैट टू वेरिएबल्स विल नॉट शेयर द सेम मेमोरी। A is equal to tf dot variable 2 comma 3, now create b based on the value of a, हमने यहाँ बना दिया b is equal to tf dot variable a dot assign 5 6। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब हम अगर यहाँ पे इसको numpy में कन्वर्ट करने के बाद numpy में कन्वर्ट करने के बाद हम पहले से ऐड भी कर लेते हैं, चलो उसके अंदर assign add 2 3 और assign sub 7 9 जो भी हमने कर लिया यहाँ पे और numpy में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या चीजें प्रिंट हो रही हैं। पहले हमने ए के अंदर क्या साइन करा, हमारे पास ए में क्या था 2 3 था, हमने फिर उसको बी में ले लिया, फिर हमने ए में क्या साइन कर दिया 5 और 6 साइन कर दिया, हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया 2 और 3 ऐड कर दिया। चलो भाई, तो यहाँ पे हमारे पास 5 6 सॉरी यहाँ पे हमारे पास 5 6 आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे 2 3 आ गया, फिर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया क्या 2 3 कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक मेजर कंफ्यूजन होनी बहुत जरूरी है, और वो मेजर कंफ्यूजन होनी क्या जरूरी है, एंड दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग कभी कभी ये चीज नहीं देखते कि हम जब असाइन कर रहे हैं किसी चीज को ऐड कर रहे हैं तो यार हम कहते हैं कि अब ये रेफरेंस बेस्ड काम क्यों नहीं चल रहा। तभी ऊपर मेंशन किया हुआ था कि अगर हमने भी वो चीज बी में असाइन कर दी है तो वो जो है ए की वैल्यूज को चेंज आने पे बी की वैल्यू पे इम्पेक्ट नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ए डॉट नंपाई था, यहाँ पे 5 6 आ गया, जैसे मैंने पहले बताया। बी डॉट नंपाई था 2 3 आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले जो वैल्यूज ट्रांसफर हुई हैं बी के अंदर वो 2 3 हुई हैं। अगर किसी को चीज़ समझ में नहीं आ रही सो आई कैन रिपीट इट, लेट मी नो इफ यू गाइस आर हैविंग ट्रबल इन एनी क्वेश्चन। ठीक है, or let if someone has asked how many days per week will this session be held, will you conduct it every day? For first 7 10 days every day, then it's going to be 5 days per week, Saturday Sunday off होगा। फिर जब हमारी 25 वर्कशॉप्स हो जाएंगी उसके बाद इंशाल्लाह फिर 3 मतलब एक दिन छोड़ के होगी हमारी वर्कशॉप। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द आंसर। देन प्रिंट a dot assign at 2 3 dot numpy। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 और 6 था, हम उस पर 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, 5 में 2 ऐड हो गया, 6 में 3 ऐड हो गया, हमारे पास क्या आ गया आंसर 7 और 9 आ गया। ठीक है, फिर हमने a डॉट असाइन सब कर दिया। अब वैल्यूज चेंज हो रही हैं, किस हिसाब से चेंज हो रही हैं कि हम उसके अंदर एडिशन कर रहे हैं, जो रिजल्ट बनेगा वही उसमें ऐड हो रहा है। हमने यहाँ पे 7 9 कर दिया और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इस तरह हो रही है, यहाँ पे हमने 7 9 डाला a डॉट असाइन सब, तो यहाँ पे 0 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 7 9 की वैल्यू थी ऐड करने के बाद। जब हमने 7 9 ही सब्ट्रैक्ट कर दी तो आंसर हमारे पास क्या आया 0 0। सो आई होप दिस बेसिक कैलकुलेशंस है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, जस्ट बेसिक कैलकुलेशंस है, ये आप लोगों को सही से समझ में आ रही हो। ओके, लेट मी रीरन दिस। ऑल राइट, लाइफ साइकिल्स नेमिंग एंड वॉचिंग, थोड़ा सा और एडवांस चलने की कोशिश करते हैं। In Python based TensorFlow, अच्छा ये कहने का मकसद क्या था Python based TensorFlow, because TensorFlow there are three types of TensorFlow। JavaScript based भी होती है जो कि सोचा कभी करेंगे,
इन द फ्यूचर फॉर स्पेशली फॉर वेब डेवलपर्स, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती, बट स्टिल वी कैन डू इट फॉर फन। लेकिन मेनली जो है चल रही है पाइथन बेस्ड है, एक सी प्लस प्लस बेस्ड भी होती है, लेकिन सी प्लस प्लस बेस्ड जो होती है वो बहुत लो लेवल लाइक सेल्फ ड्राइविंग टाइप की या ऑटोनोमस एप्लीकेशन में काम आती है, बहुत रेयर, वरना नहीं आती। So in Python-based TensorFlow, tf.variable instance have the same life cycle as our Python objects. When there are no reference to a variable, it is automatically deallocated. अच्छा, variables can only be named, which can help you track and debug them. You can give them two variables the same name. अब देखते हैं भाई कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। Create a and b, they have the same value but are backed by different tensors. हमने बोला a is equal to tf.variable है, हमने यहाँ पे बोल दिया माई टेंसर, ठीक है, उसका हमने नाम दे दिया मार्क, फिर हमने दिया माई टेंसर, हम उसका नाम देते मार्क। अब ये अगर हम देखें कि जो नेम बेसिकली आ रहा है, ये इसकी कोई वैल्यूज नहीं है, या यूँ कह लें कि इसकी कोई फर्क नहीं आ रहा इसके अंदर, हम उसको एक कैटेगरी पास करा रहे हैं, यहाँ पे एक रेफरेंस पास करा रहे हैं कि इसकी क्या किस नाम से उसको ये पहचाने। एक तो होता है हमारे पास वैसा वेरिएबल जिसमें हम साइन कराते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में, ये हमेशा याद रखें, हम इसको वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन बेसिकली दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। पीपल आर सेइंग माय क्वालिटी इज लो, सो आई कैन डू वन थिंग हियर कि शट डाउन माय कैमरा फॉर अ व्हाइल, सो यू कैन गाइस लेट मी नो कि अब क्वालिटी अगर अच्छी हो गई है तो प्लीज लेट मी नो। अच्छी हो जानी चाहिए अब तो। आई हैव शट डाउन माय कैमरा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट ए एंड बी के अंदर दे हैव द सेम वैल्यू बट आर बैक्ड बाय डिफरेंट टेंसर्स। अब मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे पास इसमें रेफरेंस नहीं बनते, अलग अलग से बनते, लेकिन यहाँ पे हम खुद से रेफरेंस बना रहे हैं। रेफरेंस कैसे बना रहे हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमें रेफरेंस दे दिया उनको मार्क के नाम से, मार्क के नाम से, कि भाई इन दोनों को आपने मार्क के नाम से पहचानना है, ठीक है। Now these are element wise unequal despite having the same name. हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है ना, तो इसका रेफरेंस एक हो गया है, नाम और उसकी काबिलियत अभी भी बदली नहीं है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो जमीन इसकी है वो बदली नहीं है। इट्स लाइक दैट अ फादर हैज अ टू चिल्ड्रन, दोनों का डीएनए मैच कर रहा है, बट ऑफ कोर्स ही बात है एक उनका एक चाइल्ड कहीं और है, एक चाइल्ड कहीं और है, ठीक है, दोनों किसी और डिफरेंट जमीन पे रह रहे हैं। सो यू कैन नॉट से दैट बोथ आर इक्वल, बोथ हैव डिफरेंट पर्टिकुलर आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हमने टी एफ टेंसर डाल दिया और ए इज इक्वल टू बी डाल दिया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कि भाई ये फॉल्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली एक कंडीशनल बूल प्रिंट किया था चेक करने के कि ये बराबर अभी भी हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो लेट्स सी मोर फॉर द थिंग्स के वेरिएबल्स के अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम, जो उसको कांस्टेंट से डिफरेंट बनाती हैं। यही काम अगर हम कांस्टेंट में करते हैं ना, तो शायद वहां पे ये ऐसा एरर ना आता, वो ट्रू दे देता हमको, क्योंकि वेरिएबल्स जो होते हैं ना वैसे स्ट्रिंग बेस्ड, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग भी जाता है, सब कुछ जाता है, तो ये काम करते वक्त पाइथन के अंदर हमारे पास वो रेफरेंस बेस्ड काम चलता है, तो अगर हम एज इक्वल टू बी करते तो वहां पे ट्रू ही आंसर आएगा, कुछ भी कर लो आप, लेकिन यहाँ पे ट्रू आंसर नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज ये ट्रू नहीं है। Now, if you go in the next cell, variable names are preserved when saving and loading models. By default, variables and models will acquire unique variable names automatically, so you don't need to assign them yourself unless you want to. Although variables are important for differentiation, some variables will not need to be differentiated as well. You can turn off gradients for a variable by setting trainable to false at creation. An example of a variable that would need gradients is a training step counter. अब इतनी लंबी जो हमने यहाँ पे भाषा पढ़ी है मेरी, यहाँ पे जो लिखी हुई, क्या कहना चाह रहा है भाई यहाँ पे, वो कुछ भी नहीं है। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो उनके जो नेम होते हैं वेरिएबल के अंदर, जैसे ही वो असाइन हो रहे होते हैं या किसी भी आप मॉडल में उसको लोड कर रहे होते हो, वो उसी वक्त ही प्रिजर्व्ड हो जाता है, और ये काम सारा का सारा बाय डिफॉल्ट हो रहा होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक और ये भी हो रहा होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप नेम नहीं असाइन कर रहे होते तो वेरिएबल्स मॉडल के अंदर जाते वक्त भी, अब बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है ना, वहां पे उनको और यूनिक वेरिएबल नेम असाइन हो जाते हैं अपने आप, आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कांस्टेंट के अंदर आपको जैसे बहुत सी चीजें होंगी जो आपको खुद से असाइन करनी पड़ेंगी अगर आप बिल्कुल लो लेवल एपीआई पे काम कर रहे हो,
लेकिन यहाँ पे आपको लो लेवल पे खुद से असाइनिंग करनी पड़ती। यहाँ पे लो लेवल एपीआई के अंदर टेंसरफ्लो वेरिएबल में काफ़ी आसानियाँ हमारे लिए कर दी हैं। Although variables are important for differentiation, some variables will not need to be differentiated. और ऐसा पॉसिबल है कि भाई हाँ कि देर आर मल्टीपल वेरिएबल्स जो कि उनको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन जब आप मॉडल बिल्ड कर रहे होगे ना, यू विल नॉट केयर अबाउट दिस, क्योंकि वेरिएबल इज ऑलरेडी हैविंग देयर यूनिक आइडेंटिटीज, तो उनको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो आगे जाके हम देखेंगे, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लाइक ग्रेडियंट है, ट्यूनेबल है, जिनको आप मॉडिफाई करने से आप वेरिएबल में से बहुत फन चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, विच आर यूजफुल फॉर आवर मॉडल्स वाइल डेवलपमेंट। नाउ एक हमने स्टेप काउंटर एक वेरिएबल लिया जिसमें टीएफ का टेंसर बेस्ड वेरिएबल बनाया हमने, और उसमें आंसर रख दिया 1 और रख दिया ट्यूनेबल फॉल्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने उसको ट्यूनेबल फॉल्स कर दिया है, तो अब जब ये ट्रेन हो रहा होगा ना, इट विल नॉट नीड एनी ग्रेडियंट टू एट एनी स्टेप काउंटर। जब भी एक नए स्टेप पे जाएगा तो इसके ऊपर ग्रेडियंट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब ग्रेडियंट का इम्पैक्ट तभी आता है जब आप ऑप्टिमाइजर फंक्शन इस्तेमाल करते हो। ऑप्टिमाइजर फंक्शन को भी हम आगे जाके अब देखते हैं, आज भी देखेंगे थोड़ा सा, और आगे और डिटेल में भी देखेंगे। ऑप्टिमाइजर फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग ग्लोबल मिनिमा या लोकल मिनिमा। तो ये इसके ऊपर जब टी वेरिएबल होगा तो इसके ऊपर वर्किंग मॉडिफाई नहीं होगी अगर आप ट्यूनेबल इक्वल टू फॉल्स कर दो। दिस विल नेवर कम इनटू आवर यूज, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बहुत सी चीज़ें हमारे इस्तेमाल में नहीं आएंगी, लेकिन कोई एक लाइन कभी डिबगिंग के वक्त हमें इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो उस वक्त आप लोग को ये नहीं होगा कि हमने ये नहीं पढ़ा था, ये कहाँ से एकदम से आ गया। तो ये आप लोगों के तब काम में आएंगी। नाउ प्लेसिंग वेरिएबल्स एंड टेंसर्स। For better performance, TensorFlow will attempt to place tensors variable on the fastest device compatible with its T-type. This means most variables are placed on a GPU if one is available. अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेक्निकल बात मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि टेंसर जो वेरिएबल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंसर जो होता है कहाँ प्लेस होते हैं, ग्राफिक कार्ड में होते हैं। लेकिन वेरिएबल की खासियत इन्होंने ये भी बताई कि अगर अवेलेबल है तो, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा भाई, वो सीपीयू के ऊपर भी चल जाएगा, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, वी कैन ओवरराइड दिस इन दिस स्निपेट, we can place a float tensor and variable on the CPU even if a GPU is available by turning on device placement logging we can see where the variable is placed। हम बाद में देख सकते हैं कि हमारा कहाँ पे प्लेस हुआ है और कैसे हुआ है, यहाँ पे आगे मैंने कोड करा हुआ है। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि टेंसरफ्लो सीपीयू बेस भी चलती है, वहां पे मजबूरी बन जाती है बहुत सारी कंडीशंस के अंदर, क्योंकि आपको फिर हर कंडीशन में टेंसर फ्लो के वेरिएबल्स को ही यूज करना पड़ता है। अगर आप लो लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जब आप कस्टमाइज कर रहे होते हो, तो फिर आपको टेंसर फ्लो के वेरिएबल यूज करने पड़ते हैं, जो हेल्प करता है टेंसर को रीमॉडिफाई करने के लिए, ताकि वो सीपीयू के अंदर आसानी से काम कर सके। अच्छा, सीपीयू और जीपीयू में फर्क क्या है? कभी किसी ने सोचा कि ऐसा क्या फर्क आ गया जो सीपीयू नहीं कर सकता और जीपीयू कर सकता है? तो भाई अगर मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में समझाना चाहूँ ना कि इजी लैंग्वेज में कि सबसे मेजर फर्क क्या है, तो वो छोटा सा एक ही है कि जीपीयू के अंदर क्या होता है कि जीपीयू की स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू सीपीयू। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जीपीयू आप देखो 1.5 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 1.9 गीगाहर्ट्ज, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इवन के मोबाइल के जीपीयू भी 500 मेगाहर्ट्ज के होंगे, लैपटॉप के इस भी ऐसे ही होते हैं कुछ। सो वाई दे आर सो एट अ लो स्पीड? क्योंकि उनका स्पीड से ज़्यादा जो सरोकार होता है उनका होता है कि वो कितने बड़ी कैलकुलेशन एट अ टाइम होल्ड कर सकते हैं। सीपीयू एट अ टाइम बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन होल्ड कर सकता है, 64 बिट कैलकुलेशन होल्ड कर सकता है, लेकिन वो मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है। जीपीयू 64 बिट से ज़्यादा कैलकुलेशंस भी होल्ड कर सकता है। नाउ इट डिपेंड्स कि आपका जीपीयू कितने बिट का है। अब आपका जीपीयू ही 64 बिट का होगा, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन इफ यू आर हैविंग अ जीपीयू ऑफ 128 बिट, 256 बिट, 384 बिट, 512 बिट, तो आप देख रहे हो कि आपके पास कितनी पावर आ गई है इस बिट रेट से, कि आपके पास कितनी मैक्सिमम और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस एट अ टाइम कैलकुलेट हो सकती हैं, जो कि सीपीयू में नहीं हो सकती। सीपीयू में उसको चंक डाउन होना पड़ेगा। जब चंक डाउन होना पड़ता है तो सीपीयू बॉटलनेक कर जाता है, सीपीयू थ्रॉटल करता है। जब सीपीयू थ्रॉटल करता है, सो फॉर दैट हम यूज करते हैं कूडा, लेकिन कूडा सपोर्ट ही नहीं होता सीपीयू के अंदर, सो दैट इज व्हाई आवर अल्टीमेट गोल इज
जीपीयू। सो इन दैट सिनेरियो मेरा काम बताने का मकसद ये था कि अगर हमारे पास जीपीयू अवेलेबल ना हो तो ये डिवाइस सीपीयू में भी चल जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको अगर आप रन टाइम में चेक करो तो मैंने रन कर रखा है। आज मैं ना टीपीयू पे चला रहा हूँ ना जीपीयू पे चला रहा हूँ, हमारा ये जो है नॉर्मल सीपीयू के ऊपर रन हो रहा है। सो विथ टीएफ डॉट डिवाइस सीपीयू 0 क्रिएट सम टेंसर्स, हमने यहाँ पे टीएफ डॉट वेरिएबल बना दिए और टीएफ डॉट कॉन्स्टेंट बना दिए और हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और देखा कि क्या ये परफॉर्म होगा। हमने मेंशन कर दिया कि जो भी काम करना है वो सीपीयू पे करना है। तो अब ये जो जो भी काम होगा ना किसी और पे हो नहीं सकता। चलो भाई देखते हैं। हमने जब इसको प्रिंट करा सी को तो उसने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें परफॉर्म कर दी। अगर हम यहाँ पे जीपीयू बोल देते ना और जीपीयू अवेलेबल ना होता तो मे बी वी गॉट एन एरर। आई एम नॉट श्योर अबाउट कोलैब, लेकिन वैसे एरर आना नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं। यस, अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ था जीपीयू, अब एरर क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, we can override this. In this template, we can place a float star variables on CPU even if a GPU is available. By turning on device placement logging, we can see where the variable is placed. ठीक है, लेकिन this means most variable are नहीं नहीं, कहाँ चलेगा कहाँ चलेगा? ओके, कहीं कहीं मैंने लिखा तो होगा ना, पता नहीं कहाँ लिखा है, मैं नजर नहीं आ रहा अब जल्दी के चक्कर में। जो भी हमारे फास्ट डिवाइस अवेलेबल होगी मतलब वो वहाँ पे हो जाएगा। अब एक कोड था हमारा जो कि ऊपर हमने छोड़ दिया, जरा उसको मैं लेकर आता हूँ ऊपर से, जो कि बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा था जब ज़रूरत पड़े तो उसको रन कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं अलग से कोड से रन कर रहा हूँ और हमने अब इसको कर लिया है यहाँ पे रन, मतलब ट्रू कर दिया। तो अगर हमारे पास कोई डिबगिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो ये वो हमें वो भी देगा। लेकिन ये मैं नहीं दे रहा, दैट्स बैड। देनी तो चाहिए, इसको इसको देखते हैं इसमें देता है या नहीं देता। नो आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गिविंग, लेकिन ये सिस्टम आपको दे देगा कि आपका कौन सी वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है। और हाँ, अगर कभी इस कोड को रन करने से आपकी जुपिटर नोटबुक क्रैश हो रही हो तो उसका मतलब ये है कि आपके पास जो है टेंसरफ्लो 2.1 से पुराना है, क्योंकि टेंसरफ्लो 2.1 से ऊपर का कोड है जो ऊपर मैंने अभी रन किया। पता नहीं क्रैश क्यों जाती है, वैसे क्रैश होना चाहिए, लेकिन रीज़न यही होती है कि क्रैश करने की कि आपको टेंसर पुराना होता है। Alright, so if you run this notebook on a different backend without a GPU, you will see a different logging. Note that logging device placement must be turned on at the start of the session. अब इत्तेफाक ये है कि हमने ऑन तो कर दिया लेकिन वहाँ पे फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम बाद में देख सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हो हाउ टू इनेबल लॉगिंग डिवाइस प्लेसमेंट इन कोलैब। सिस्टम के लिए वही कोड चल जाएगा, लेकिन आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द कोलैब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वेट डिवाइस मैंने सीपीयू भी कर रखा है ना। यहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों वेरिएबल है, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं। ऊपर तो कांस्टेंट भी था और वेरिएबल भी था, दोनों को हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे दो वेरिएबल के दरम्यान और देखते हैं कैसे होती है। तो हमने यहाँ कर दी और ये हो गई। अच्छा, कभी सोचा कि अगर यहाँ पे टी एफ डॉट वेरिएबल के पीछे साथ साथ यहाँ पे भी टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट कर दूँ तो क्या इनकी आपस के अंदर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी? अब ये तो यहाँ पे खैर हमने अगर अलग अलग काम कर रखा है तो यहाँ पे नहीं छेड़ रहा मैं। अच्छा, ऊपर छेड़ लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। ए इंटू बी, लेट्स सी के रन होता है नहीं होता। दैट्स एन एक्सपेरिमेंट। तो आपके पास देखा आपने क्या आ गया, इनकम्पेरेबल शेप्स 2 3 वर्सेस 3 2, बिकॉज वेरिएबल तो खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और वैसे भी एलिमेंट वाइज के अंदर एक प्रॉब्लम ही होती है कि आपके पास शेप्स बराबर होनी चाहिए, हमारे पास शेप बराबर ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें पहले इसको इसको फिक्स करना पड़ेगा। पहले ये एक बनाते हैं जस्ट फॉर अ फन, चेक तो करना चाहिए ना कि चलता है नहीं चलता। ये आप लोग बाद में, आप लोगों के बिल्कुल इतना काम तो नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा जो अगर आप अभी से पढ़ के जाओगे। इट्स सेम लाइक वी डिड इन मशीन लर्निंग प्रोग्राम। स्टार्टिंग में हमने इतनी मुश्किल चीज़ें पढ़ ली थी और एंड के अंदर हम लोग कह भाई ये तो बहुत आसान है यार, यही तो बहुत आसान है, कहती आसान भी नहीं थी। ओके, डी इज इक्वल टू ए इंटू सॉरी बी इंटू सी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका होना चाहिए। और राइट,
ओके हो गया भाई, हो गया। मतलब आप कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट वाज माय ओन एक्सपेरिमेंट। मैंने भी कभी पहले ट्राई नहीं करा, मैंने भी आज ट्राई किया। इतने सालों से अलग मैं टेंसरफ्लो पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा यहाँ पे हम मैं क्या काम करा रहा हूँ, इसको थोड़ा गौर से देखना। मैंने ये भी सेव कराई है वैल्यूज, तो मैंने कहाँ सेव कराई है, सीपीयू में सेव कराई है। लेकिन जब मैं मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ तो मैं किसके थ्रू करवा रहा हूँ, जीपीयू के बेस पे करा रहा हूँ। अब ये कोड मैं क्यों लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे तो वैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ना। अब आप लोगों को ये नहीं कि कोई लैब की आदत लगी हुई हो। हमने यहाँ पे जीपीयू सिलेक्ट कर लिया तो भैया हमें पता है कि अब जीपीयू के ऊपर ही चलेगा। सिस्टम में आप जीपीयू कैसे सिलेक्ट करोगे, जुपिटर नोटबुक में तो ऐसा कोई ऑप्शन होते नहीं रन टाइम का कि आप जीपीयू सिलेक्ट करो, सीपीयू सिलेक्ट करो। तो फिर आपको पूरा का पूरा कोड प्रोडक्शन में डालते हो ना, आपको वहाँ मेंशन करना पड़ता है विद टी ऑफ डिवाइस जीपीयू या फिर जीरो। अगर आपके पास दो जीपीयू लगे हो तो दोनों जीपीयू मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आप दोनों जीपीयू से किसी एक जीपीयू पे चलाना चाहते हो तो आप सब एक जीरो डाल दो, तो किसी एक जीपीयू पे चल जाएगा, या वन डाल दो सेकंड जीपीयू पे चल जाएगा। दैट्स अ टेक्निक। आप अपने कोड को जीपीयू पे इस तरह चलाते हो। लेकिन अभी हम अगर ये कोड लिखेंगे विदाउट सीपीयू, जीपीयू वैसे भी रन कर जाएगा, बिकॉज दैट्स अ कोल ऐप वर्किंग ऑन इसका बैकएंड जो डेटा सेंटर के ऊपर काम चला सारा का सारा। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा वेरिएबल की हमें इंट्यूशन मिल गई है कि भाई वेरिएबल किस तरह डिफरेंस है हमारे पास और क्या है क्या नहीं है। अच्छा, एक बंदे का सवाल आया मेरे पास, आई गोट एन एरर व्हेन रनिंग विद द जीपीयू। ठीक है, और उसने मुझे एरर शेयर भी करा। सो लेट मी सी दैट एरर कि वो क्या बोल रहा है। ओके, तो आपके पास ब्रदर जीपीयू होगा नहीं। या तो आपके पास जीपीयू होगा नहीं, या फिर आपका जीपीयू उस हिसाब से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपके पास कूड़ा ही इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। अब कूड़ा क्या होता है, कूड़ा का ड्राइवर अगर कूड़ा कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है अपने जीपीयू को। यहाँ से जाकर आप कूड़ा ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो, एनवीडिया कूड़ा। आप यहाँ पे लिखो नॉट जीपीयू ड्राइवर, और 11.1 मत कीजिएगा, 11.0 कर सकते हो और 10.2 कर सकते हो। इतना लेटेस्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने लेटेस्ट के अभी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जाके ना 11.0 देख लो, 11.0 देख लो। ठीक है, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और फिर मुझे बताना कि आपका जीपीयू क्या आप कंपेटेबल है। अगर आपका जीपीयू कंपेटेबल नहीं है और फिर आप रन करते हो, यहाँ पे आपका जीपीयू ही नहीं है और तब भी आप रन कर रहे हो, तो आपका ये एरर रिटर्न होगा। ठीक है, अब पता नहीं क्या है, मेरे पास कोलैब के अंदर वैसे पहले जो आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो द रीजन ऑफ दैट। अब वो अच्छा, ओके, आई गॉट an आंसर एज वेल। ही इज सेइंग कि आई एम रनिंग ऑन कोलैब। हमारा ही इज नॉट, ही इज शी। तो शी इज सेइंग कि शी इज रनिंग ऑन द कोलैब। ऑलराइट, अब लेकिन मेरे पास भी एरर आ रहा था, लेकिन अभी नहीं आ रहा है इत्तेफाक से, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर मैंने रन नहीं किया हुआ था ना पहले, अगर ये मैं आपको दिखाता किस तरह एरर आता है, मैं कल दोबारा एक नोटबुक बनाऊंगा, दोबारा एक कोड रन करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा तो एरर जनरेट कैसे होता है। ये अगर आपके पास जीपीयू, जैसे अभी मेरे पास जीपीयू अवेलेबल नहीं है ना, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं एरर क्यों नहीं दे रहा। कौन सा जीपीयू मिला हुआ है उसको, आई डोंट नो। तो मेरा के पास आ रहा है एरर। मैं इसलिए उनका जो कमेंट है वो मैंने पब्लिश भी कर दिया पब्लिक को, तो पूरी पब्लिक देख सकती है आपका कमेंट, टू लेट देम नो कि भाई हाँ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सही बोल रहा था। ऑल राइट, ये जो भी हमने पढ़ा, दिस विल नॉट बी मच यूजफुल फॉर अस कल से लेके आज तक। क्यों, ये सारे वेरिएबल्स थे टेंसर्स के ना। जैसे हम पाइथन में पढ़ते हैं ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होते हैं यूजफुल, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा आपको काम नहीं पड़ रहा होगा इन चीज़ों का। असल चीज़ें अब शुरू होंगी आहिस्ता आहिस्ता। पहली चीज़ हम करेंगे राइटिंग लो लेवल टेंसर फ्लो कोड। हम ये काम सिर्फ 5 लाइनों में भी कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे तकरीबन 30-40 लाइन्स में करेंगे। उसकी रीज़न ये क्या है कि हमें पता हो कि उन 5 लाइनों के पीछे क्या काम चलता है। तो आज वो काम हम करेंगे 30-40 लाइन्स में, जितनी भी लाइन्स बनी हुई है। लेट मी सी दैट। हमारे पास नमपर मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ पे नमपर मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर लिया। So in this notebook, we'll start by reviewing the main operators on tensors in TensorFlow and understand how to manipulate TensorFlow variables. ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने मैनिपुलेशन करनी है। और मैनिपुलेशन कैसे करेंगे
कि हम बेसिकली एक सिंपल मोस्ट सिंपल टॉय डेटा बेस्ड लीनियर रिग्रेशन फॉर्म करेंगे। टॉय डेटाबेस का मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल डेटा जो हमने खुद से वक्त पे बनाया और ना बस लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर दी। नो रियल वर्ल्ड डेटा, नथिंग एट ऑल, अपना ही डेटा होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें परफॉर्म करेंगे लीनियर रिग्रेशन बाय यूजिंग सम लॉस फंक्शंस एंड वेट्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी आगे जाके हम देखते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक है लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग। यहाँ तक हमने आज करना है सारा का सारा, जो कि इतना थोड़ा सा भी नहीं है। और ये जो बोनस पॉइंट्स जितना भी नीचे चल रहा है ना, ये सारा आपका होमवर्क है। ये सारा आपको ये मत समझिएगा ये सेम कोड रिपीट हो रहा है, ये सारा का सारा सेम कोड रिपीट हो रहा है, बस डेटा में थोड़ा डिफरेंट बनाया है। और फिर आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो आगे जाके कि जो नॉन लीनियर रिग्रेशन होती है उस पर कैसा ही परफॉर्म कर रहा है। इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा ये, बिकॉज हमारी हम कोई इतने अच्छे न्यूरल नेटवर्क डेवलप नहीं कर रहे, जस्ट वी आर बिल्डिंग द फंडामेंटल न्यूरल नेटवर्क राइट नाउ। तो ये 40 लाइन्स तो खैर नहीं है, ये मेरे ख्याल से उससे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेट्स सी द फन। Okay, tensors in TensorFlow are either tf.constant or variables. Constant values cannot be changed while variables can be changed. The main difference is that the instances of tf.variable have methods allowing us to change their values while tensors constructed with the tf constant. अब अगर हमने tf constant हमने बना दिया ना, तो उसको विद इन द मॉडल वर्किंग ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन विद इन द मॉडल वर्किंग tf.variable अकॉर्डिंग टू वेट्स चेंज हो सकते हैं। When you want to change the value of a tf variable x, use one of the following method x.assign। जो भी हम करते आ रहे थे ऊपर सारे काम, जब भी हमें चेंज करने होंगे हम आराम से चेंज कर सकते हैं इनकी वैल्यूज। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं, आप लोग उसको एक दफ़ा दोबारा करके देख लीजिएगा फॉर एग्जांपल। और ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट बनाया 2 3 4 का, तो यहाँ पे 2 3 4 कॉन्स्टेंट बन गया। मैंने वैल्यू बनाया 2 का और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि भाई फ्लोट 32 है। तो अच्छा यहाँ पे ये चीज़ मैंने कल देखी, तो कल जो जिसपे इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं हो रहा था ना, तो वहाँ पे आप ये लिख के देखिएगा tf.integer 32 और फिर बताइएगा कि चल रहा है या नहीं चल रहा। आई होप चल जाएगा वो, डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे मैं जो उसको कैटेगरी क्या दे दिए, माय रेफरेंस जो है माय वेरिएबल दे दिए, नेम हमने उसको लेबल जो है माय वेरिएबल दे दिया। फिर हमने इसमें असाइन कर दिया 45.8, हमने देखा कि भाई उसकी वाकई में वैल्यूज चेंज हो गई हैं। हमने इसमें ऐड कर दिया 4 तो 49.8 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 तो हमारे पास 46 पॉइंट हो गया। सारा रिवीजन हमारा हो गया वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। पॉइंट वाइज ऑपरेटर्स, टेंसरफ्लो ऑफर्स सिमिलर पॉइंट वाइज टेंसर ऑपरेशन एज नंपाई डज। ये क्या चीज़ है कि हम ये देख रहे हैं कि भाई टेंसरफ्लो के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास नंपाई के अंदर भी अवेलेबल होती हैं इन अ इजीली मैनर। टेंसरफ्लो ऑफर्स सिमिलर पॉइंट लाइक, अब हमारे पास मैंने यहाँ पे यही मेंशन करा लाइक ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट मैथ, लेकिन यहाँ पे इसमें रिमाइंडर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू विल सी विद ओवर टाइम जो भी हम परफॉर्म करते रहेंगे। सो अभी हम स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जा रहे हैं। अब हमारे 3 टास्क हैं। लैब 1 हमने करनी है स्टार्ट, 2-3 लैब हमारी। परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेटर्स ऑन टेंसर्स, कंप्यूट द सम ऑफ कांस्टेंट्स ए एंड बी, ऑलराइट। कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट्स ए एंड बी, ऑलराइट। कंप्यूट द एक्सपोनेंशियल ऑफ द कांस्टेंट ए यूजिंग tf.maths.exponential, ऑलराइट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने 3 सेल बनाए और तीनों में 1a 1b 1c काम करा। कैसे किया, हमने यहाँ पे ले लिया 2 कांस्टेंट a और b, 5 3 8 और 3 -1 और 2, ये हमने 2 कांस्टेंट्स ले लिए हैं। हमने यहाँ क्या बोला कि c इज इक्वल टू tf.ab कर दिया हमने। तो क्या a और b ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या तरीका होता है उनका? ये तरीका होता है। अब ये एक कल जो हमने काम किया था ना एडिशन का, मैं उनको रिवाइज करा रहा हूँ, तो पहले इनको फटाफट रिवाइज कर लो। कैसे कि भाई इनकी एक अप्रोच ये है कि आप डायरेक्ट प्लस कर दो, और एक अप्रोच क्या है कि आप tf डॉट ऐड डाल दो, ये होगा हमारे पास ऐड। तो दोनों का अगर हम आउटपुट चेक करें तो 8 to 10 दोनों का आउटपुट सेम बन रहा है और सेम शेप बन रही है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कांस्टेंट में। देन कमिंग बिलो, क्रिएट्स अ कांस्टेंट टेंसर फ्रॉम अ टेंसर लाइक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी हमने वही 3 सेम नंबर ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग tf डॉट मल्टीप्लाई एंड बाय यूजिंग a into b एज वेल। तो हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करा और इनका आंसर चेक करा, तो इनका भाई आंसर भाई दोनों का सेम बन रहा है और प्रॉपर बन रहा है। 5 is 15 -3 minus 1 -3 8 to 16, ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। देन 2 to 1c में हमें क्या करना था कि हमें b के अंदर क्या वैल्यू साइन करनी थी,
मैथ एक्सपोनेंशियल ए, मतलब इस ये हमारे पास ए क्या है 538, ठीक है ना। तो मतलब एक्सपोनेंट की पावर हमारे पास 538 ये होने चाहिए। और नाउ लेट्स सी कि इसकी वैल्यूज क्या आती हैं। अब एक होता है कंफ्यूजन सी कि यार ये तो हमारे पास एक लिस्ट फॉर्म में है या फिर एक एरे फॉर्मेट में, एक वेक्टर फॉर्म में है, हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कैसे डाल सकते हैं। अगर बॉस इफ यू गाइस हैव जस्ट फॉरगॉट के एक्सपोनेंशियल क्या होता है, so let me tell you because sometimes I get weird questions on the WhatsApp. Exponential, भाई सिंबल बताने होगा आता, ये तो पता नहीं कहाँ चलेगा। एक मिनट, सिंबल 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 सिंबल, अरे एक्सप्रेशन कह लो। नो नो नो, दैट्स नॉट द थिंग आई वाज। यार वो जो ई होता है ना हमारे पास मैथ्स के अंदर, दिस वन, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेसिकली। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं यार, हद हो गई। मैं एक्सपोनेंशियल लिख रहा था तो उस पर इसको समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट 538 डाल दिया हमने, टी हमने डाटा टाइप मेंशन कर दिया, फ्लोट 32 नहीं चाहिए हमारी, और हमने उसको जब परफॉर्म किया तो अभी जवाब भी हमको इसी एरे फॉर्म के अंदर ही देगा। यहाँ पे स्पेस कम आ रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये स्पेस है इसमें ना, खासा स्पेस है। तो ये स्पेस है, ये दोनों अलग नंबर है। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल 5 की वैल्यू ये आ रही है, एक्सपोनेंशियल 3 की वैल्यू ये आ रही है, एक्सपोनेंशियल 8 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। हमारे पास ये भी परफॉर्म हो गया, हमने क्विक रिवीजन कर लिया। नाउ गोइंग फर्दर, अब लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करने से पहले हम जरा ये देख लें कि क्या इसके अंदर नमपाई की इंटरप्रेटेबिलिटी है। अब इंटरप्रेटेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, कि क्या जो फंक्शनैलिटीज हम numpy के अंदर एज एन ऑपरेंड परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो टेंसर फ्लो में नेटिवली परफॉर्मेबल है। सो यस इट इज, जैसे पाइथन में numpy में होती है वैसे ही इसमें भी होती है। सो जस्ट सिंपल टेक अ नेटिव पाइथन लिस्ट। नेटिव पाइथन लिस्ट का मतलब है कि बेसिक पाइथन लिस्ट जो होती है, हमने यहाँ पे पाइथन की लिस्ट ले ली है, ए पाई और बी पाई 1 2 3 4, सही है, ले लिया हमने। फिर हमने क्या किया, यूजिंग द डॉट एड मेथड कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर विल बी एडेड। हमने क्या बोला, टी एफ डॉट एड किया। हम ही काम जैसे नम्पा एन पी डॉट एड करें, एन पी डॉट एड या नम्पा डॉट एड, उसमें भी अगर हम दो लिस्ट पास करा दे तो हमारे पास एक एरे फॉर्म हो जाता। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे भी यही हो रहा है, ए पी वाई और बी पी वाई डाला तो हमारे पास जो है टेंसर फॉर्म हो गया दोनों को ऐड करने के बाद, 4 6। ऑल राइट, नंबर एरेज ए एन पी और बी एन पी, हमने एक नंबर एरे ले लिया 1 2 का और एक नंबर एरे ले लिया 3 4 का। यूजिंग द डॉट एड मेथड कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर विल बी एडेड। हमने यहाँ पे एरे डाल दिया, यहाँ पे भी एरे डाल दिया, तो क्या हो गया, क्या इसने कन्फिक्शन दिया कि भाई मेरे पास आपने टेंसर नहीं दिया है, मेरे पास आपने नंपाई दिया है? नहीं, इसने उसको भी ऐड कर दिया। क्योंकि ऊपर जब हम टी एफ डॉट एड से काम कर रहे थे तो उसमें हम सब कांस्टेंट पास कर रहे थे ऊपर, इधर ना, इधर। तो हम यहाँ पे सब कांस्टेंट टीएफ टेंसर फ्लो के अपने टेंसर्स पास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम अगर numpy पैथोलॉजी पास करेंगे सो इट्स गोइंग टू वर्क एब्सोल्युटली फाइन। नाउ हियर व्हेन वी आर हैविंग नेटिव टेंसर फ्लो सेंसर टेंसर, तो हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। तो जस्ट अ क्विक रिवीजन, हमने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे आराम से ये ऐड हो गए। Now here using the dot numpy method will convert the native TensorFlow tensor to a numpy array। आप सब जानते हो कि इस तरीके से हम उसको numpy में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने को पता होगा कि आज जैफर भाई बहुत लेकिन उसकी रीजन ये है क्योंकि अब हम आ गए अपने मेन काम के अंदर। डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये काम मैंने कल तक के लिए सोचा हुआ था, लेकिन ये मैंने आज की वर्कशॉप में ब्रेक थ्रू करा, नहीं तो आज की वर्कशॉप 1 घंटे की भी नहीं थी। Now let's use low level TensorFlow operations to implement linear regression. Later in the course you will see abstracted way to do the high level TensorFlow। बिल्कुल, ये मैंने आप इसलिए मेंशन कर, जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको पता हो कि हम यही काम ना आगे जाके करेंगे हाई लेवल एपीआई से, और यही काम जो हम यहाँ पे 40 50 लाइंस में कर रहे हैं, यही काम पे हम 6 to 7 लाइंस में आराम से कर सकते हैं पाइथन कोड के अंदर। नाउ वी सी कि क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वील मॉडल द फॉलोइंग फंक्शन। मैंने एक फंक्शन बना दिया y इज इक्वल ओहो या y इज इक्वल टू 2x + 10। तो अब ये मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x + 10। अब इसकी बिहाफ पे मैंने अपना एक डाटा जनरेट करना, आर्टिफिशियल डाटा, जिसके ऊपर मैं लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करूँ। हम अभी रियल वर्ल्ड डाटा पे
काम नहीं कर रहा है, वो कर सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। x इज इक्वल टू टी डॉट कॉन्स्टेंट रेंज 10, हमें रेंज 10 दे दी है, और y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 10। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जब टी डॉट कॉन्स्टेंट रेंज 10 डाल दी तो 0 से लेके 9 तक हमारे पास x की वैल्यूज जनरेट हो गई अपने आप इन मैनर ऑफ टेंसर भी कह सकते हो, जैसे मर्जी कह लो। हमने क्योंकि यहाँ पे तरीके से उसको प्रिंट करा हुआ है डॉट फॉर्मेट करके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम सिंपल x लिख देंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेंसर वो पता नहीं क्या क्या लिखा आएगा। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 10। तुम्हारे पास जो भी x की वैल्यूज थी तो वो उस इक्वेशन के मुताबिक कंप्यूट हो गई हैं। लाइक 2x प्लस 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, सही हो गया। अब अगर हम x1 डाल देंगे तो ये बन हमारे पास 12, फिर ये हमारे पास बन जाएगा 14। मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है इत्तेफाक से, लेकिन बेस वैल्यू जो हमारे पास एक 10 जो है सब में ऐड भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 5 टू द नहीं, यस, हमारे पास अगर 5 है, 5 टू क्या हो गया हमारे पास 10, उस पर 10 ऐड कर दिया, हमारे पास क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो इसको आप मैच कर सकते हो, तो सबकी सेम और इक्वल आंसर्स डेवलप हो रहे हैं। लेट्स आल्सो क्रिएट अ टेस्ट डेटा सेट टू इवेल्युएट आवर मॉडल्स। अब जाहिर सी बात है हमको अब टेस्ट डेटा सेट भी बनाना है, तो हमने क्या करा, एक रेंज डेटा सेट बना दी। रेंज दी 10 से 20 की, मतलब 10 से लेके 19 तक का जो डेटा सेट है हमने उसको टेस्ट सेट बना दिया, जो हम लोग टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, इवेल्यूशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने पूरा मशीन लर्निंग के प्रोग्राम में अपने 50% ऑफ टाइम तो यही काम किया है कि सबसे पहले डाटा को स्प्लिट करा अपने ट्रेनिंग टेस्ट में और स्प्लिटिंग टेस्ट में। तो वो काम यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ही बात ज़रूर होगा। एक्स टेस्ट वाई टेस्ट प्रिंट कर दिया हमने, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट अपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई जिस तरीके से ऊपर हमारा ट्रेनिंग सेट डेवलप हो रहा था उस तरीके से हमारा यहाँ पे टेस्ट सेट भी डेवलप हो गया। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को शायद लीनियर रिग्रेशन स्क्रैच से भी करवाई हुई हो, अगर नहीं करवाई हुई हो वैसे तो कराई भी होगी, नहीं कराई भी हो तो न्यूरल नेटवर्क स्क्रैच से पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको आगे ना प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। ओके, सो लॉस फंक्शन, अब हमें डिफाइन करना पर लॉस फंक्शन। द सिंपलेस्ट मॉडल वी कैन बिल्ड इज द मॉडल दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स रिटर्न द सैंपल मीन ऑफ द ट्रेनिंग सेट। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम मशीन लर्निंग के अंदर जो लॉस फंक्शन इस्तेमाल किया था, और जो वैसे भी लॉस फंक्शन रिग्रेशन में यूज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट लॉस फंक्शन वो एक ही है, मीन स्क्वायर्ड एरर। If you guys have already been studied fourth semester in university, so I'm pretty sure कि आप लोगों का वास्ता पढ़ चुका होगा probability statistics से, और वहाँ पे आप लोगों ने रिग्रेशन को मैथमेटिकली परफॉर्म करा होगा, और वहाँ पे भी आप लोगों ने मीन स्क्वायर्ड एरर को मैथमेटिकली परफॉर्म किया होगा। तो सेम कहानी है, यहाँ पे हमारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर्स है, ठीक है। यूजिंग मीन स्क्वायर्ड एरर और लॉस इज दिस। अब देखते हैं इसको अगर हमने कोड करना पाइथन के अंदर, पाइथन में कैसे कोड करेंगे। हमने क्या बोला, y मीन इज इक्वल टू y डॉट नम्पाई डॉट मीन, ठीक है। हम डायरेक्ट y के आगे मीन नहीं लगा सकते, मीन नहीं आएगा, पहले उसको हमें नम्पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे पास टेंसर फ्लो की फॉर्मेट के अंदर है। वी इम्प्लीमेंटेड डॉट मीन हियर, एंड देन ओ माय गॉड, देन व्हाट वी गोना डू हियर, डिफाइनिंग अ फंक्शन बाय लेबलिंग इट एज प्रिडिक्ट मीन x। हमने यहाँ पे x क्या डाल दिया, इनपुट डाल दिया, क्योंकि हमें y का रिजल्टेंट चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट होगा, इनपुट आएगा ही तो हम एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट देंगे ना। हमारे पास यहाँ पे x आ गया, ये y हेड क्या है हमारे पास, ये y हेड ये है, दिख रही है यहाँ पे y हेड ये मैंने, ताकि आप लोगों को भूले ना, मैंने इसलिए यहाँ पे इस तरह लिख दिया है इसको। बेसिकली दिस इज नोन एज अ डिफरेंस ऑफ प्रिडिक्टेड y माइनस एक्चुअल y, लेकिन मैंने यहाँ पे y हेड लिख दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। y हेड इज इक्वल टू y मीन इंटू लेंथ। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला का सिंपलेस्ट तरीका था ना, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा कि वाई हेड क्या है हमारे पास, हमने वाई हेड रिटर्न कर दी फिर वाई हेड रिटर्न करने के बाद हमने एक वेरिएबल और बनाया। अब याद रखिएगा कि ये वाई हेड और ये वाई हेड अलग है, ये वाई हेड इस फंक्शन के लिए काम कर रहा है और ये वाई हेड इस फंक्शन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे डाला एक्स टेस्ट सेट, तो हमारे पास टेस्ट सेट के थ्रू एक बेसिकली मीन प्रिडिक्शन बेस आ चुकी है। Now using this mean squared error or loss क्या होगा हमारा, for this simple model the loss is then errors is equal to y hat minus y। अब ये काम हम पूरा करेंगे। अब हमें y hat हमारे पास क्योंकि मालूम है कि हमारा y hat क्या है, ठीक है, तो हमारा y hat
मालूम कर लेते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट होगा। वाई हैट माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर परफॉर्म कर दिया। देन लॉस इज इक्वल टू टी एफ डॉट रिड्यूस मीन एरर्स। अब रिड्यूस मीन क्या काम कर रहा होता है बेसिकली, इट्स लाइक it's returning a mean in a you can say in a reduced format कह लें या देखो मीन जब जनरेट होता है ना, सो इट कैन बी इन अ डिफरेंट पोजीशंस। थोड़ी टेक्निकल बात है। अब मैं इसको आसान करके ये समझाऊंगा कि ये एक तरीके से राउंड ऑफ वाला काम कर रहा है, लेकिन इट्स इन अ फॉर्मेट ऑफ रिड्यूसिंग इट, ठीक है। ये फ्लोरिंग कर रहा है, राउंड अप नहीं कर रहा है, इट्स लाइक फ्लोरिंग अप। तो इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आप लोगों को इस बारे में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिकॉज आई एम रनिंग लिटिल बिट फास्ट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो इसके बारे में आप सब कुछ पढ़ लेना, यू विल गेट इट हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं क्या काम नहीं कर रहे। Alright, basic math calculation, I hope you guys already know about it. Now this values for the MSE loss above will give us a baseline to compare how a more complex model is doing. Now if het y represents the vector containing a model's prediction when we use a linear regression model, हमारा linear regression model यहाँ पे थोड़ा different लिखा हुआ है W0 W1, ठीक है। ये प्रोफेशनल इक्वेशन हमने अब देखी है। पहले हम क्या इक्वेशन लिखते आ रहे थे, पहले भी हमारी इक्वेशन कोई इतनी वो नहीं थी, मुश्किल नहीं थी। पहले वाली इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ, पहले हमारी इक्वेशन क्या होती थी, ताकि आप लोगों को याद आ जाए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक हो गया। ये हमारी पहले वाली इक्वेशन थी जो हम पहले कैलकुलेट कर रहे होते थे। अब ये क्या था और इसमें इसमें क्या फर्क है, बेसिकली इसमें इसमें कोई फर्क नहीं होता था। ये भी स्लोप ही था, ये भी कांस्टेंट ही था, ये भी बेसिकली स्लोप ही है और ये भी कांस्टेंट ही है। लेकिन यहाँ पे हम उसको डिफरेंट रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अब हम काम कर रहे होंगे वेट्स के डिपेंडेंटली, और ये एक एक्चुअल वे है किसी भी रिग्रेशन की यूनिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने का या सिमुलेट करने का। और क्योंकि अभी हम यहाँ पे मैनिपुलेशन भी वेट के साथ करेंगे, दैट इज व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन लाइक दिस। हमारे जो भी वैल्यूज होंगी वो इसी इक्वेशन को देखते हुए निकल होंगे। हमें बेसिकली इस इक्वेशन तक पहुंचना है। वी डोंट नो द आंसर ऑफ दिस, वी डोंट नो द आंसर ऑफ दिस एज वेल। ऊपर तो हमें पता है कि हमने किस इक्वेशन के थ्रू डाटा जनरेट करा है, बट वी डोंट नो कि हमारा आंसर क्या है। और डिफाइनिंग लॉस एमएसई एक्स कोमा वाई कोमा डब्ल्यू नॉट कोमा W1, हमने क्या किया, हमने वाई हैट लिया और हमने हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर दिया W0 इंटू एक्स प्लस W1, जो भी हमारी इक्वेशन थी। नाउ हमने क्या बोला, हमारे पास वाई हेड, इसके अंदर इसका वाई हेड आ गया। अब ये ग्लोबल वाई हेड नहीं हो गया, ये वापसी लोकल वाई हेड बन चुका है, ठीक है। एरर्स इज इक्वल टू वाई हेड माइनस वाई इंटू टू। अब ये काम जो हमने ऊपर किया था हम दोबारा यहाँ पे कर रहे हैं, एंड देन रिटर्न टी एफ रिड्यूस मीन एरर्स। अब ये काम हमने ऊपर भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया हुआ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। प्रॉपर फंक्शन तो अब बना है, जो हमने मीन स्क्वायर्ड एरर का बनाया है ना इस पूरी इक्वेशन का, वो अब बना है। पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं वाई हेड। ऊपर भी हमने किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया कि वाई हेड का क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वाई हेड इज नथिंग मोर देन अ प्रेडिक्टेड वाई। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेडिक्टेड वाई की भी तो यही इक्वेशन तैयार होगी ना क्योंकि हमें पता है कि रिग्रेशन की इक्वेशन किस तरह फॉर्म होती है। एंड देन इन द फॉर्म ऑफ एरर हमने एरर भी कैलकुलेट कर लिया, और फिर हमने रिड्यूस मीन के थ्रू इसको एरर्स को रिड्यूस मीन निकालने का हमें मीन स्क्वायर एरर भी जनरेट हो जाएगा। ये इस लाइक के हमने जितना भी कैलकुलेट करा है ना उन सब का ये मीन निकल रहा है। अब मीन कैसे निकल रहा है, ये हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये कैसे, ये क्या हो रहा है, पहले अब इन सब का सम होगा, फिर जाहिर सी बात है फिर उनका मीन निकलेगा। 1/m भी होना होता है। अब m क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये सारा काम वही है। तो डोंट कंफ्यूज बाय दिस रिड्यूस मीन, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा इन वर्डिंग के साथ, ये हम समझ लेंगे, बेसिक ही मीन निकालें जिस तरीके से हम नंपाई में निकालते रहे पिछली वर्कशॉप्स के अंदर। Now here in gradient function, to use gradient descent, we need to take the partial derivative of those loss function with respect to each of the weights. We could manually compute the derivative, but with TensorFlow's automatic differentiation capabilities, we don't have to. During gradient descent, we think of the loss as a function of a parameters
W0 and W1. Thus, we want to compute the partial derivative with respect to these variables. For that, we need to wrap our loss computation within the context of TA.gradient tape instance, which will record gradient information. इतनी लंबी भाषा हमने करी, क्या था? कुछ भी नहीं था, जस्ट इग्नोर दैट। ये जो है ना, यहाँ पे हम पूरा अपना जो है ग्रेडियंट डिसेंट का जो कोड है यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि मैंने अभी इत्तेफाक से यहाँ पे डाला हुआ नहीं है। लेट मी एंटर दैट कोड। मैं यहाँ पे डालना भूल गया हूँ, एंड आई विल अपडेट दैट ऑन माय दिस रेपो एज वेल। मीनवाइल आप इसको स्टडी करो, इसको पढ़ो। मैं ज़रा कोड अपनी लोकल जो मैंने अपने से बना रखी है, क्या कहते हैं, लोकल जुपिटर नोटबुक, उस पर से कॉपी करके डालूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक ड्यूरिंग द वर्कशॉप। इतना आप लोग ये पढ़ लें, इतने मैं फटाफट कोड पे पेस्ट कर रहा हूँ। And please send questions. I'm gonna review the questions now within 1-2 minutes. All right, and here is my folder. My local Jupyter notebook is taking time in loading. Just wait for 1 minute more. And feel free to use any kind of code for your notebook as well. अगर आप GitHub पे डालना चाह रहे हो तो ये मत सोचिएगा कि there will be any problem. You can use it wherever you want. Whenever you want means whenever you want. ठीक है? अरे मैंने कोड नीचे डाला हुआ तो है, मैंने अभी पूरा पूरा खोल लिया, सॉरी फॉर दैट। ये सारा कोड मैंने यहाँ पर डाला हुआ है और मुझे लगा मैंने कोड यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। वो जो था ना, वो मैंने अपनी शौकियाँ डालने के चक्कर के अंदर मैंने यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट किया हुआ था और मुझे लगा कि मैंने कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया था, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जरा दोबारा समझा देता हूँ। सॉरी फॉर दैट ब्रेक, एंड लेट मी रीड द क्वेश्चन एज वेल। गॉट सो मेनी क्वेश्चंस, वाओ। Alright, it was not a question, it was a comment. Now we understand how AI looks. Yes, this is how AI looks. Okay, तो नीचे आ जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हमने कहा ग्रेडियंट डिसेंट का वो बनाएंगे। ये बहुत परफेक्ट ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ना भी हो तो हमने एक सिंपल ग्रेडियंट एल्गोरिथम बनाया जिसकी वजह से हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। Now how we gonna see that? We illustrate this procedure by computing the loss gradient with respect to the model weights. हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है। हमने बोला डिफाइन कंप्यूट ग्रेडियंट्स, हमने यहाँ पे एक्स भी डाल दिया, वाई भी डाल दिया, डब्ल्यू नॉट भी डाल दिया, डब्ल्यू वन भी डाल दिया। ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे इक्वेशन के। वी विथ टी एफ डॉट ग्रेडियंट टाइप एस टाइप, लॉस क्या हमारा, लॉस एमएससी। हमारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर के थ्रू हमारे पास क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे कोई स्पेशल कोई बहुत बड़ा कोई मॉडल ट्रेन नहीं करने वाले और लॉस फंक्शन भी हम क्या यूज कर रहे हैं, हम अपना यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजर हमारा कोई भी हो, ऑप्टिमाइजर के अंदर हम एक कोई ना कोई लॉस फंक्शन स्पेसिफाई करते जरूर है, और न्यूरल नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉस फंक्शन, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेसी मालूम करने को मिलती है, जो कि हम ऑप्टिमाइजर में यूज करते हैं। तो हम इस ग्रेड डिसेंडर में सिंपल क्या मेंशन कर दिया कि भाई हमारा जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वही हमारा जो है लॉस फंक्शन है। तो हमने जो ऊपर बनाया उसकी जरूरत हम यहाँ पे पड़ेगी हमको, और ये खुद ही सब चीज़ें कंप्यूटेशन में डालता रहेगा, हमें मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे हम लोग मशीन लर्निंग में करते थे। नाउ विथ टीएफ ग्रेडियंट टेप एस टेप लॉस इक्वल टू लॉस एमईसी, और यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज डाल दी। नाउ रिटर्न क्या कर रहा है हमको, वो टेप डॉट ग्रेडियंट लॉस w not and w1, basically you can call it this like weight as well। अब ये जो tf डॉट ग्रेडियंट टेप है ना, ये टेंसरफ्लो की एक बहुत फेमस कैसे कह सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली हमारी फ्यूचर के अंदर एक कमांड होगी। और क्या होगी कि हम एक बेसिक ग्रेडियंट एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर हमने अपना लॉस फंक्शन डेवलप किया है।
देखो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के अंदर हम कोई ना कोई लॉस फंक्शन सपोज कर रहे होते हैं एंड वी पुट सो मेनी थिंग्स इन दैट जो कि एक प्री डिफाइंड होती हैं। अब नाउ ऑप्टिमाइजर्स में डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑप्टिमाइजेशंस भी होती हैं, लाइक स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एरर बूस्ट, और बहुत सारे हैं। आरएम भी है, आरएम ऑप्टिमाइजर, एरर बूस्ट तो मैंने गलत बोल दिया, आरएम ऑप्टिमाइजर। तो इतनी सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। तो वहां पे जाके कुछ जगहों पे आपके पास प्री डिफाइंड लॉस फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लॉस फंक्शन हमने स्पेसिफाई किया और हमने बोला इस लॉस फंक्शन को यूज करते हुए एक नया ग्रेडियंट टेक्निक डेवलप करो। दैट्स नॉट द सेम ग्रेडियंट डिसेंट हियर, दैट्स बेस्ड ऑन और मीन स्क्वायर एरर। हमने यहाँ पे बना दिया, अब ये वही टेक्निक यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा बाय यूजिंग टेप डॉट ग्रेडियंट लॉस W0 और W1। यहाँ से हमें लॉस रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे हमें वही वेट्स रिटर्न हो रहा है। Now the variable constructor requires an initial value for the अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है कि और दोबारा बता दूं, यहाँ पे W नॉट में W1 के अंदर हमारे पास वो वेट्स आएंगे जो हमने एज्यूम करा है या मशीन ने एज्यूम करा है, ठीक है। फिर वो बताएगा कि भाई आप कितना गलत हो। एक्स और वाई तो चल रहा होगा डेटा के हिसाब से, वो बताएगा कि नहीं भाई आप बहुत गलत हो, ये वैल्यूज नहीं होंगी, वैल्यूज ये होंगी, फिर ये अपनी वैल्यूज रिटर्न करेगा और क्या कहते हैं और अपना लॉस का डिफरेंस बताएगा। फिर उसके हिसाब से हर जब जब ये फीड फॉरवर्ड के बाद बैक प्रोपेगेट करता रहेगा डाटा हमारा, तो तब तक हमारे वेट्स एडजस्ट होते रहेंगे। The variable constructor requires an initial value for the variable which can be a tensor of any type and shape. अगर कभी किसी को फ्रस्ट्रेशन हो जाए ना पढ़ते पढ़ते, सो ही शी कैन मे बी लीव, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख के पढ़ ले, लेकिन पढ़ जरूर ले। बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ आसान पे लेके जाके पढ़ाने की, लेकिन कभी कभी हो जाता है एडवांस, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी टिपिकल एट एन इनिशियल स्टेज। The variable constructor requires an initial value for the variable which can be a tensor of any type and shape. अब हमने यहाँ पे W0 के अंदर असल काम तो अब शुरू करा है और W1 असल काम तो अब शुरू करा है। हमने यहाँ पे 0.0 साइन कर दिया और 0.0, क्योंकि अगर हम यहाँ कांस्टेंट करते हैं तो वो चेंज नहीं हो पाता, तभी हमने यहाँ पे उसको वेरिएबल में असाइन करा है। ठीक हो गया। अब हमने ऊपर तक अभी तक W0 और W1 असाइन नहीं करा था, सब फंक्शंस के अंदर काम चल रहा था हमारा। यहाँ फंक्शन में काम चल रहा था, यहाँ पे फंक्शन में काम चल रहा था, असाइनिंग तो अब हुई है, वैल्यू की असाइन हमने अब करा। ठीक है। और फिर हमने क्या बोला कि जो रिटर्न हमें होंगे, जो यू कैन से कि चेंज हमारे पास वेट्स आ रहे होंगे वो इसमें आ रहे होंगे। ठीक हो गया। कैसे? हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स का ग्रेडियंट्स का हमने फंक्शन इस्तेमाल करा, हमने इसमें एक्स वाई का इनपुट दिया और W नोट और W1 का भी साथ में इनपुट है। तो हमारे पास इस तरीके से डाटा जो होगा वो जो होगा उसकी शेप भी चेंज हो सकती है और मे बी वेट भी चेंज हो जाए। शेप तो खैर नहीं चेंज होगी, लेकिन वेट चेंज होंगे। सो लेट्स रन दिस जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और क्या बोल रहा है ये, मैंने लगता है ऊपर से बहुत सी चीज़ें रन नहीं करी हैं, सो लेट मी रन दिस एज वेल। तो ये रन मैंने करी नहीं थी, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। ओके, तो अभी रन हो गया। तो नाउ सी दिस, उसको पूरा प्रिंट करके देखते हैं कि अब यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है हमने ऊपर 0 असाइन किया था कि हाँ -204, जाहिर है इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। और यहाँ पे D1 की जो उसने वैल्यू दी है हमें -38 दी है, ये इसकी एडजस्टेड वैल्यूज थी अकॉर्डिंग टू द लॉस फंक्शन। बट स्टिल वी विल सी कि कितना ही जाके एडजस्ट होता है। ये हमने देख लिया कि हाँ भाई ये इस तरीके से हमारे पास वेट जो होंगे एडजस्ट होते रहेंगे। नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ ट्रेनिंग लूप, जो हमारी लैब का पार्ट 3 है और जो कि लास्ट पार्ट है। Now here we have a very simple and training loop that converges. Note we are ignoring best practices like batching, creating a separate test set and random bit initialization for the sake of simplicity. मैंने अभी क्या मेंशन करा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले ही हम इसको फंडामेंटल उस लेवल पे काम कर रहे हैं, हम बहुत एडवांस काम नहीं कर रहे। जैसे कल मैंने बताया था कि बैच साइज भी होता है, फिर एक बैच साइज आप सबको पता है, मैं बता चुका हूँ, कल ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल में बता दूंगा। फिर एक सेपरेट टेस्ट सेट भी डेवलप होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन हम एक वैसी ट्रायल डेटा सेट पे काम कर रहे हैं और आज हम सब ये देखेंगे कि भाई न्यूरल नेटवर्क टेंसर्स के अंदर वर्क में कैसे कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने मशीन लर्निंग के अंदर नंपाई में देखा था, अब हम टेंसर के थ्रू देख रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क कैसा काम कर रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स रन दिस। हमने क्या क्या काम करा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर दिया कि हम यहाँ पे क्या क्या काम करेंगे। ठीक है। लर्निंग रेट फिर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज लर्निंग रेट इज वेरी एसेंशियल वाइल परफॉर्मिंग ग्रेडियंट।
तो यहाँ पे हमने कितने स्टेप्स रखे हैं, इस स्टेप्स को आप चेंज करके ईपॉक्स भी कर सकते हो, ठीक है, इस स्टेप्स को आप चेंज करके ईपॉक्स भी कर सकते हो ताकि आपको पता हो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ना उसको ईपॉक्स कर दिया ताकि आपको याद रहे, जब आप मेरी रिकॉर्डिंग देखो कल जब हम ईपॉक्स लिख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि स्टेप्स को ईपॉक्स भी कहते हैं। ओके, ईपॉक्स, ठीक है, हमारे पास ईपॉक्स आ गया, कहीं और तो चेंज नहीं है ना। ऑलराइट, तो इफ़ यू रन दिस, ये रन हो जाएगा फौरन क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है हमारी। ऑलराइट, तो असल में मैंने यहाँ पे ये जो टेक्निक लगाई है ना, ये सब ऐसी लगा दी, इसकी ज़रूरत नहीं थी इफ़ कंडीशन की। मैंने इसलिए लगाई है कि यार वो नोटबुक बहुत ज़्यादा लंबी भर जाती। तो अब जो है ना नोटबुक भरी नहीं, हज़ार के हज़ार कमांड आ गए और हमारे पास सब 10 उसमें लिखा आ गया कि आफ्टर हर 100 आइट्रेशंस हमारे वेट जो थे किस तरह से एडजस्ट हो रहे थे। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने बहुत बोला कि आप जफर भाई बताएं कि वेट एडजस्ट कैसे होते हैं, तो देख लो कि इस तरह हमारे पास वेट एडजस्ट हो रहे होते हैं। नो इफ़ यू सी हेयर कि हमारे पास एक वक्त आया कि लॉस इतना कम हो गया, फिर एक वक्त आया कि हमारे पास लॉस और कम हो गया। ये अगर आपको लगेगा ना यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 तो ये ज़्यादा है, नहीं, यहाँ पे आपने देखा नहीं, यहाँ पे 10 की पावर -10 एक्सपोनेंशियल पावर -9 है, तो इसको ज़रूर गौर से देख लीजिएगा। फिर अब यहाँ पे इसका क्या है, 2 है आंसर और यहाँ पे इसका आंसर है 9 है वेट 1 का। अगर अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हमने इसको तजर्बे के लिए क्या करा था, आपको बताने के लिए कि अगर आप इन दोनों को राउंड ऑफ कर देंगे ना तो ये 2 और 10 ही बनेगा हमारी जो इक्वेशन के मुताबिक डाटा था, क्योंकि 0.00001 के हिसाब से तो एरर आ ही जाता है, और वैसे भी ये बहुत सिंपल एल्गोरिथम था, तो इतना तो एरर कंप्यूटेबल है, और इतना लॉस फंक्शन हमारे पास कम है, सो इट्स ऑफ कोर्स जो है हमारे पास कह सकते हैं एक्सेप्टेबल है। तो अब फिर से हमने क्या करा, इपॉक ले लिया, लर्निंग रेट हमारा इतना बहुत है, परफेक्ट आया रहा था इसमें आंसर मेरा, तो मैंने ज़्यादा अपना बढ़ाया ना ज़्यादा कम करने की जरूरत है। वी हैव टू चेंज दिस लर्निंग रेट टू मेक एन आंसर परफेक्ट, ये हम चेंज करते रहते हैं, अभी हमारा आंसर से परफेक्ट रहा, सो वी डोंट नीड टू चेंज इट। ये हमारा मैसेज है जिसके अंदर हमारे पास वेट्स प्रिंट होते रहेंगे, ठीक है, हमने ये स्ट्रिंग में ले लिया। The variable constructor requires an initial value of the variable which can be a tensor of any type and shape. हमने यहाँ पे दोबारा से वो W0 और W1 ले लिया है टू मेक इट क्लियर, क्योंकि हम हमारे ऊपर W0 की और W1 की वैल्यू चेंज हो चुकी थी या नहीं भी हुई थी, तो फिर भी हमने टू बी क्लियर हमने दोबारा ले लिया है, और हमने एक इपॉक बना दी। इपॉक में कुछ भी नहीं है, अब हर स्टेप चलेगा, कहाँ तक चलेगा, पूरा 1000 तक चलेगा, ठीक है। हमने यहाँ +1 क्यों करा, क्योंकि एक्सक्लूसिव होता है तो यहाँ पे 1000 तक ही चलेगा, 999 तक नहीं चलेगा। हमने क्या किया, DW0 DW1 इज इक्वल टू कंप्यूट ग्रेडियंट्स, यहाँ पे पूरी वही इक्वेशन डाल दी जो हमने ऊपर लिखी थी। यहाँ पे हमारे वेट क्या होंगे, एडजस्ट होते रहेंगे। फिर फिर क्या होगा हमारे पास, W0 डॉट असाइन सब, यहाँ पे हमारे पास वो लर्निंग रेट मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके हिसाब से वो माइनस होता रहेगा। फिर W1 डॉट असाइन सब, यहाँ पे हमारे पास लर्निंग रेट मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि यहाँ पे सारा काम करता आ रहा है। आप इसको ये भी कर सकते हो, ये जो चेंज इन वेट को ना आप डेरिवेटिव ऑफ वेट भी कह सकते हो। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि डेरिवेटिव इज मेनली यूज्ड फॉर व्हाट, याद आया, चेंज इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल शेप। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट डेफिनेशन देंगे, बट इन मैकेनिज्म देयर इज अ ह्यूज पर्सपेक्टिव ऑफ डेरिवेशन फॉर द चेंज इन शेप, फॉर द स्मूथ चेंज इन शेप। यहाँ पे आपको एज अ डेरिवेटिव भी कहोगे, और अगर आप इसकी मैच देखोगे तो वहाँ पे इसको एज अ डेरिवेटिव ही लिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट तो लाजमी होगा, तो ये बेसिकली ये पार्शियल डेरिवेटिव है यहाँ पे हमारे पास, ठीक हो गया। W0 सब हमारे पास लर्निंग रेट के मुताबिक हमारे पास जो वेट्स हैं वो उसमें से वो एडजस्टेड वेट में से, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वो माइनस होते रहेंगे या यूँ कह लें कि ऐड होते रहेंगे, जो भी है चेंजिंग उनमें आती रहेगी। उन चेंजिंग के मुताबिक वेट्स और एडजस्ट होंगे और फिर माइनस होंगे, और एडजस्ट होंगे और माइनस होंगे, और एडजस्ट होंगे और माइनस होंगे। अब यहाँ पे W0 गए, W1 गया, ये तो 0 0 गए थे, इन्होंने बोला कि नहीं भाई ये आंसर है, अब जो भी आंसर बनाओ यहाँ पर आ गया। हमने उसके अंदर भी क्या करा, लर्निंग रेट मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्शन कर दी, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो होंगी W0 की W1 की चेंज हो जाएंगी, लेकिन इन नेगेटिव फॉर्मेट, क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव चेंज आ रहा होता है तो नेगेटिव के अंदर ही आ रहा होता है। देयर इज व्हाई वी इम्प्लीमेंट ऑलवेज असाइन सब हियर। ये सारा कोड मैंने मैथ्स को देख के करा है। अगर आपको जो मैंने बुक भेजी हुई है उसमें आप जाके लीनियर रिग्रेशन खोलेंगे
तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, वहाँ पे इसकी सारी मैथ्स लिखी हुई है। देन इफ स्टेप इस एट 100, ठीक है ना, जब भी डिविजन बाय 100 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैसेज मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स सी, मेरे पास ये मैसेज प्रिंट हो गया। ये कोई ऐसी फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सब मैसेज प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने करा था कि हमें हर 100 आइट्रेशंस के बाद मालूम हो कि हमारी वैल्यू जो है और W1 की और W0 की क्या चल रही है, W0 की क्या चल रही है, और लॉस हमारा कितना चला। सो आफ्टर 1000 आइट्रेशंस हम एक बहुत अच्छे रिजल्ट पे पहुंच गए। बहुत ज़्यादा इपॉक्स भी अच्छे नहीं रहते, आपका मॉडल बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ओवर ट्रेंड हो जाता है, लेकिन अभी इसमें हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बायस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अभी हम लोग इस पे चलेंगे। Now here we can compare the test loss for the linear regression to test the loss from the baseline model. Its output will always be the mean of the training set. अब हमने दोबारा से यहाँ पे लॉस MSE निकाला, हमने X टेस्ट डाला, Y टेस्ट डाला, और अब मैनुअली काम करा, W0 W1 डाल दिया। वो काम वो भी कर रहा था, लेकिन आपने ये काम करा, तो हमारे पास क्या एरर आ रहा है, अब ये एरर आ रहा है। हमने ये काम करा टेस्ट सेट के ऊपर, उसने ये काम किया था ट्रेनिंग सेट के ऊपर। ट्रेनिंग सेट के ऊपर एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन टेस्ट सेट के ऊपर एक्यूरेसी थोड़ी सी कम आती है। लेकिन अगर आप ये भी देखो यार, ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास ये भी था जब हमारे पास -7 पावर थी, तब भी हमारे आंसर बहुत अच्छे थे। तो -8 है, समझो हमारे आंसर वैसे भी बहुत ही अच्छे होंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन हियर, दिस इज इंडीड मच बेटर। एंड हियर इज द पॉइंट वेयर आवर वर्कशॉप टाइमिंग इज अबाउट टू एंड। अब ये था हमारा बोनस, ठीक है। ये जो है आप लोग खुद करोगे। इसमें हमारे पास क्या है कि मैं डेटा जनरेट कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि नंबर और लाइन स्पेस क्या होता है, अगर नहीं होता तो नेट पे देख लेना किस तरह का डेटा जनरेट होता है, ठीक है। और इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, यू कैन रिमूव दिस। यहाँ पे हमने प्लॉट की डेटा, हमारा डेटा इस तरह का बनेगा। इस तरह का बनने के बाद फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फीचर जनरेट करोगे, फीचर बना रहे हो आप F1 F2 F3 F4 F5 डिफरेंट फीचर बनाने के बाद, क्योंकि आपके पास अब एक तरह का डाटा नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल टाइप के डाटा होंगे, तो आप एक तरीके से फीचर बना रहे हो। फीचर बनाने के बाद आप उनको प्रिडिक्शन फॉर्म में लेके जा रहे हो, ठीक है। प्रिडिक्शन फॉर्मेट में लेके जाने के बाद आप प्रिडिक्शन परफॉर्म कर रहे हो। फिर आप ये जो एरर्स का तरीका है वही MSE चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे भी रिग्रेशन बेस्ड काम कर रहे हो, ठीक है। तो रिग्रेशन बेस के अंदर यही लॉस फंक्शन होगा हमारे पास, यही कंप्यूटर ग्रेडियंट्स होगा, वही कॉपी पेस्ट, और ऑलमोस्ट वही एल्गोरिथम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे प्लॉटिंग भी डाल दी है मैंने, प्लॉटिंग ऊपर नहीं थी लेकिन नीचे है, तो आपको बाद में दिख सकता है एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के अंदर कि आपका मॉडल कितना अच्छा ट्रेन कर रहा है। आई एम प्रीटी श्योर इतना अच्छा ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सी चीज़ें नहीं डाली जो कि डालनी चाहिए थी, और ये इस हिसाब से एल्गोरिथम है भी नहीं। बट जस्ट फॉर द फन, ये हमारा डाटा था एक्चुअल, और प्रिडिक्ट जो था ना हमारा, यूं हुआ है थोड़ा सा। इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, आप देखिएगा कि क्या इसको 5000 पे लेके जाने से डाटा हमारा इम्प्रूव हो रहा है। मैं इसको वैसे ही करके देख लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग का जवाब तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, सो यहाँ पे देख लेते हैं। बट टिल हियर आवर वर्कशॉप इज एंडेड। ये आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं भी आता तो आके हमारी अपकमिंग वर्कशॉप में जब हम लोग नॉन लीनियर रिग्रेशंस को देखेंगे, अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे काम करेंगे, तो देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। सो एनी क्वेश्चन गाइस, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी राइट अवे। कितने भी क्वेश्चन हो, 1 हो 2 हो 15 हो 20 हो, आस्क मी राइट अवे, बिकॉज आई वांट यू टू गाइस आस्क मी सम क्वेश्चंस। और अब चूंकि कोडिंग खत्म हो गई है, सो आई कैन एनेबल माय कैमरा एज वेल, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई मैं बाकी आपसे मुखातिब होकर ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ गुड फेस बट जस्ट किडिंग। ऑलराइट, सो ऑलराइट, वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज पर वीक विल दिस सेशन बी हेल्ड। सो ब्रदर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि फ्राइडे तक तो कांस्टेंट है, फ्राइडे तक तो एक भी छुट्टी नहीं है। उसके बाद सैटरडे संडे गैप होगा। सैटरडे संडे गैप होने की सब एक ही वजह है, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी 2-3 चीज़ें हैं। सैटरडे संडे मेरी क्लास है स्टैनफोर्ड ऑनलाइन पे मॉर्निंग के अंदर, और सैटरडे संडे मेरा एक थोड़ा सा गेमिंग टाइम भी होता है। सैटरडे संडे में फ्लाइंग स्कूल में जाता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिकमिंग अ पायलट एज वेल, पर्सनल पायलट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो सैटरडे संडे इज लाइक अ वेरी टफ डे फॉर मी, तभी मैं उस दिन नहीं रख रहा। बाकी मंडे से फ्राइडे तक चलेंगी, और सैटरडे संडे आपके पास टाइम होगा कि आप मेरे साथ कैचअप करते रहें। मुझे पता है कोई काम होगा आपको जो बीच में पड़ता रहेगा,
तो जिसकी वजह से आपको पीछे हो सकते हो, बट ऑन सैटरडे संडे यू हैव टू बी टॉप अप विद मी ईच सैटरडे संडे। जब हमारी 25 या 30 वर्कशॉप्स, ये मतलब आफ्टर 3 to 4 वीक्स हम देखेंगे फिर कि हम शायद एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, फिर हम बहुत एडवांस लेवल पे होंगे, एडवांस कंप्यूटर विजन होगी या फिर एडवांस एनएलपी होगी, तब हमें करना पड़ेगा। अभी इस हफ्ते क्या होगा, उस अगले हफ्ते क्या होगा जो आपके उसमें जो एजेंडा है उसमें शेयर नहीं है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करी। मैंने कहा, जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक्सटेंड करा प्रोग्राम को, मैंने कहा पहले टेंसर फ्लो पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीक पाइटॉर्च पढ़ाऊंगा, इस सेम 5 डेज सेम 5 डेज पाइटॉर्च पढ़ाऊंगा। पाइटॉर्च और टेंसर फ्लो पढ़ाने के बाद मैं आपको लेके आऊंगा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, फिर आरएनएन के ऊपर। उसके बाद जिस तरीके से एल्गोरिथम है और क्या किस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं कि टेंसर फ्लो में भी कोडिंग करवाऊंगा, पाइटॉर्च में भी कोडिंग करवाऊंगा। और इफ यू गॉट टाइम सो वी वर्क ऑन बोथ स्क्रैच और एपीआई बेस्ड, देख लेंगे। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, नीड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जरा टॉप टेल और अपर को सर्च करता रहूंगा कि वहाँ पे काम ज़्यादातर किस तरीके से हो रहा है, इंडस्ट्री में काम ज़्यादातर किस तरीके से हो रहा है। ओके, I was developing the multi-layer perception network from scratch. I tried training with a different numeric dataset, but each time the MSE reduces to 50, but not beyond that. My implementation is naive and is based on NumPy and arrays and NumPy vector operations. Will using tensors improve the performance? करके देख लो, वैसे होगा नहीं। अगर आपका डेटा सेट बहुत ज़्यादा, इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं डेटा सेट की। डाटा को नॉर्मलाइज करना होता है। अगर आपने वो नहीं की थी तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप पहले थे मशीन लर्निंग में तो आपको याद होगा कि हमने नॉर्मलाइजेशन की थी डेटा सेट की। तो डेटा सेट की नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। नॉर्मलाइजेशन करें या स्टैंडर्डाइजेशन कर लें उस डेटा सेट की, ताकि आपका मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो कम हो जाए। तो डेटा सेट अगर कभी कभी ऐसा हो ना, दिखा देता हूँ मैं कैसा होता है एग्जाम्पल के तौर पे। मुझे नहीं पता आपका कैसा है। You can connect on Discord as well for future reference. Non-normalized data. All right. Lots. Making mistakes. तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसमें कोई खास फर्क तो मुझे अच्छा, इसमें तो कोई खास फर्क नहीं है, इसमें सब वैल्यूज कम हो रही हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज ओके। अब आपने एक चीज देखी कि हमारे पास पहला फुल डेटा यहाँ पे ऐसा था। ठीक है, अब इसके अंदर वो क्या रिग्रेशन परफॉर्म करता है या क्या क्लासिफिकेशन परफॉर्म करता, बट आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलिंग डाटा हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, पहले ये सारा 0 0 के अंदर लाया कर रहा था, बाद में फिर ये 0 से लेके, असल में उसकी वजह ये थी, आपने देखा, आपको नजर नहीं आ रहा होगा इसके अंदर कि ये इतना बड़ा ग्राफ बन क्यों रहा है। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है एक छोटा सा प्लॉट 120 पे, प्लॉट 60 या 40 पे, ये प्लॉट इतने ऊंचे ऊंचे। ये 10 प्लॉट की वजह से जो इतने सारे लाखों प्लॉट थे वो खराब हो रहे हैं हमारे। ठीक है, अब एक काम होता है रोबोट स्केलिंग का भी, जो आउटलायर के साथ डील करता है, बट डेट्स अ सेकंड स्टेप। स्टैंडर्ड स्केलिंग से काम हो जाता है कि आप स्केल करें डेटा सेट को और आपका डेटा सेट इस तरह से दिखता है। फिर अभी तो खैर क्लासिफाइड या क्लस्टर बेस्ड डाटा है, जो भी है, लेकिन आपका जो काम होगा डिफरेंट होगा। तो जैसे ये काम है, अभी लोड नहीं हो रहा, ओके। तो ये जो है ना, ये नॉन स्टैंडर्डाइज डाटा है। इन सबको एक ही पोजीशन से स्टार्ट होना चाहिए, एक ही पोजीशन से एंड होना चाहिए। अगर एंड नहीं हो रहा तो एटलीस्ट इनकी वैल्यूज को स्टैंडर्डाइज कर दो कि सॉल्यूशन में आसानी हो। सो डू इट एंड देन लेट मी नो। ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन का एक्चुअल तरीका, कि जो इसका मीन होगा, ये सबका मीन जो बनेगा वो 0 बनेगा, और जो वेरिएंस बनेगा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन जो बनेगा वो 1 बनेगा। ये खासियत होती है स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक की। जब आप कैलकुलेट करोगे, सबको ऐड करोगे, तो उन सबका मीन जो होगा 0 बन रहा होगा और सबका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बन रहा होगा। तो ये करके देखना, देन लेट मी नो कि किस तरह का डेटा सेट आपका कितना रिड्यूस हो रहा है, एरर हो रहा है नहीं हो रहा। इन दिस वन सेक्शन व्हेन वी ट्राई टू रन स्टेप्स। अच्छा हुमैरा, आप बिल्कुल
पहले तो कंट्रोल F9 दबा दो, क्योंकि हो सकता है आपने बीच में कोई छोड़ दिया हो, जैसे मेक फीचर्स है, ये आपने रन नहीं किया हुआ होगा, ठीक है। अब आपने अगर रन नहीं किया हुआ तो फिर ऐसी बात है, ये नहीं चलेगा। आपने डायरेक्ट ये रन ना कर दिया हो तो ये जरूर ख्याल से देख लेना, आपका ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आपने नॉर्मलाइज कर दिए हॉट एनकोडेड टारगेट्स, देन श्योर शेयर मी द कोड एज वेल, कि मैं देख लूंगा क्या है चीज़ है। पब्लिकली आप पूछ लेना मुझसे, ताकि मैं भी देख लूंगा, फुरकान भी देख लेगा। फुरकान इस लाइक कैन से पार्टनर ऑफ कोडर्स, और कोडर्स रन कर रहा होता है आजकल। ज़्यादातर मैं ही उस पर एक्टिव हूँ, लेकिन फुरकान इज द वन हु इज डूइंग दैट कोडर्स अब। तो यू कैन आस्क, तो दोनों में सब में से कोई भी रिस्पॉन्स दे देगा आपको, राइट। ओके, हुमैरा herself make the thing I had not tried center I surely will, yeah, do it then I will tell you। अच्छा, एक बंदे ने पूछा है, I cannot understand how to practice these workshop, kindly guide। सिंपल, यहाँ पे आप जाओ, सॉरी, कोलैब खोलेंगे आप, ठीक है, और 5 तक काउंट करेंगे, पर आपके पास पॉपअप आ जाएगा, यहाँ करोगे न्यू नोटबुक, ठीक है, और न्यू नोटबुक के बाद आप करोगे वेट, फिर यहाँ पे करोगे नाम चेंज, यहाँ कर दिया हमने प्रैक्टिस 2 3, ठीक है, प्रैक्टिस कर दिया। अब इसको करने के बाद हमें रीनेम करने के बाद हमने यहाँ पे करना कनेक्ट। अगर आप कंप्यूटर विजन पे काम करोगे तो जीपीयू कर लेना, एनएलपी पे काम करो टीपीयू कर लेना, सिंपल काम करो तो उनका कुछ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल भी सही है। नहीं तो कर लोगे तो कोई मसला नहीं है, आपको बोलते रहेंगे बार बार कि भाई आप एक्स्ट्रा चीज इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपको उसको यूज़ करना सिखा देता हूँ। अब आपके पास आ गई हैं इक्वेशंस लाइक दिस, ठीक है। गिटअप, आपके मैंने जाना है मेरे गिटअप के ऊपर, github.com, सिर्फ यहाँ पे मेरा यूआरएल जो यूजर नेम है वो ये है एम हुज़ैफा डेव, ठीक है। तो यहाँ पे आप गए, मैंने वैसे यूआरएल शेयर कर रखे हैं गिटअप के। देन डीप लर्निंग मास्टर क्लास हेयर, यहाँ पे गए फॉर एग्जांपल आप हेयर, फिर आप गए हेयर, आपने देख लिए सारे कोड, और कोड देखने के बाद इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स आपने देख लिया। अब ये आप चाहो डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, आप कहोगे यार चलो मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा, कौन लिखे इसको, तो आपने डायरेक्ट इसको, अब ये ना हो कि सेम सेम चढ़ा दो, ऐसा ना हो कि गिटअप आपकी रैपो को ब्लॉक कर दे, थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, कॉपीराइट इशू। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब जितना ज़्यादा हैशटैग एक लगाऊंगा और बड़ा हो जाएगा, डबल कर दूंगा थोड़ा छोटा हो जाएगा, और कर दूंगा छोटा हो जाएगा, और कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा, और कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा, और कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 5 तक फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कभी इक्वेशन लिखनी हो कहीं पे, तो यहाँ पे लिख देना बिटकॉइन इक्वेशन। तो ये सारा कोड मैंने अभी जैसे यहाँ पे दिखाया, कोई इक्वेशन कॉपी करते हैं यहाँ से, ये नहीं ना, ओके, नहीं, चलो इस तरह भी लिख सकते हो वैसे तो आप, डॉलर का सिंबल डाल के, लेकिन इससे भी अच्छा एक तरीका था, अगर आपको मल्टीपल इक्वेशन जैसे लिखनी हो, तो जो मुझे भी आज ही पता चला है, तो चल जाती है पता है सस्ता, क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल, मैं इक्वेशन पिक्चर लगा कर काम कर रहा होता था हमेशा, लेकिन मुझे आज एक बंदे ने बताया सॉफ्टवेयर हाउस में कि भाई ऐसा भी काम होता है, तो मैंने कहा चलो देख लो, इक्वेशन भी आ गई हमारी, ठीक है। लिंक इमेज डालनी हो तो यहाँ से आप इमेज पे क्लिक कर देना, कोड वही HTML वाला कोड है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा HTML के तमाम कोड चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इमेज सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी सोर्स डालूंगा वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अभी मैंने कुछ सोर्स नहीं डाली हुई, तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं कुछ डालता हूँ, फॉर एग्जांपल लिंक। अच्छा, पहले तो यहाँ पे देख लो जावा फॉर एग्जांपल, अब मुझे जावा का कभी ट्राई नहीं करा मैंने, लेकिन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये जावा के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ कर दूंगा पाइथन, तो इतफाक से उसकी फॉर्मेटिंग भी तकरीबन वैसी ही बन रही है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप कोड लिख सकते हो, और
और इस तरीके से आप लिंक भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिखा लिंक्डइन, और यहाँ पे आपने लिखा, अब मैं करूँगा अभी थोड़ी सी मार्केटिंग, मजाक करो, मार्केटिंग नहीं है, मैं कभी कभी लिंक्डइन में बहुत एक्टिव भी नहीं होता हूँ, सो बेटर बी ऑन डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, यहाँ पे हमारे पास लिंक भी आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक भी करूँगा तो मैं डायरेक्ट अपने लिंक्डइन में पहुँच जाऊँगा। और मज़े की बात है, मैंने यूआरएल भी गलत डाला है। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ सही, तो मैंने अब लिंक सही डाल दिया। सो दैट्स ऑल। आपको समझ में आ गया होगा कोलैब पे काम कैसे करना है और किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो इस तरह प्रैक्टिस करनी है। बाकी हमारे पास ये टेंसरफ्लो की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। प्लीज़ रीड एवरी सिंगल थिंग थॉरली। एक एक फंक्शन को गौर गौर से पढ़ो। वो इतने ट्यूटोरियल्स होंगे, इसमें इतने ट्यूटोरियल्स होंगे, नॉट ओनली माई सोर्स, सर्च ओवर द एंटायर इंटरनेट। इसमें मेरी भी लर्निंग होगी और आपकी भी लर्निंग होगी। ठीक हो गया? एनी फर्दर क्वेश्चंस? How to handle that imposter syndrome when you are learning machine learning and deep learning, when you know a lot but still feel like that I choose that as a career. I know a lot but still I feel there is a whole world to explore. Good one. I will let you answer on that. Okay. सही है, तो किसी को कोई क्वेश्चन है, so we're gonna end this class. We can also use HTML and Markdown cells. Yeah, I have implemented that कि हम सारे की सारी चीज़ें HTML बेस काम कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़, आई डोंट नो हु इज ही बट और हु इज शी, इसने बहुत अच्छा सा एक कमेंट किया है, आई हैव पब्लिश टू द एंटायर पब्लिक। और वो क्वेश्चन ये था कि हाउ टू हैंडल दैट इम्पोस्टर सिंड्रोम। जब आप मशीन लर्निंग को डीप लर्निंग पढ़ रहे होते हो और आपको लगता है कि जब आपको बाकी बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है, आपको मशीन लर्निंग डीप लर्निंग आपने एज अ करियर चूज भी की होती है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि दैट देयर इज अ होल वर्ल्ड लेफ्ट टू एक्सप्लोर, बिकॉज दैट इज व्हाई एआई इज। एआई में रोज रिसर्चेज हो रही हैं, क्या हम स्पीड से पढ़ रहे हैं? नो। एआई को पढ़ने की रीजन क्या है? कभी सोचा है क्या रीजन है? टू बी टॉप अप इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे है। नॉट जस्ट पाकिस्तान, देर आर मेनी कंट्रीज, इवन हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो भी हमसे आगे हैं। तो वाइड रीजन इज, और नेबर कंट्रीज भी कोई इतना आगे नहीं है, वो भी दूसरी कंट्री से बहुत पीछे हैं। द रीजन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, तो रीज़न क्या है कि हम लोग आउटडेटेड बहुत होते हैं, ऑब्सोलीट बहुत होते हैं। आज भी मैं कल देख रहा था कि सिलेबस अपडेट होने के बावजूद भी बहुत ऑब्सोलीट चीज़ें पढ़ रहे हैं। यू नो, आई हैव अ ट्यूशन, मेरे पास 3 स्टूडेंट्स आते हैं, 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, और वो आते हैं डेली। सो नेबर्स में से, और वो मैं उनको पाइथन टीच कर रहा हूँ, एंड सून आई एम गोना टीच देम एआई एज वेल विद इन 3 to 4 months। जस्ट इमेजिन, एक 5 साल का बच्चा पाइथन अभी से पढ़ रहा है, वो फिर एआई पढ़ेगा। वो हमारी जनरेशन के लिए कितना नुकसानदेह होगा। हम बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हो चुके होंगे तब तक, क्योंकि हमारी चीज़ें वही पढ़ रहा है। दिस इज हाउ जनरेशन गेट ऑब्सोलीट। दैट इज व्हाई आई एम फोर्स पीपल टू लर्न ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर है। अगर आप प्रेजेंट पढ़ोगे तो फ्यूचर में क्या करोगे? फ्यूचर पढ़ो ताकि आप फ्यूचर में जाओ तो आप उसके लिए रेडी तो हो। That's all. And we're going to have some fun tomorrow as well. And we'll see how these events will carry on towards more milestones. Until that, Allah Hafiz. Bye bye.